अध्याय 861। दादी, माँ और पोती, एक कमरे में 3 पीढ़ियां। 2 दुष्वप्न टावर के बाहर स्केच, गया, निक्स, जीन और मॉर्गन इस दृश्य को देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये गाली है। आत्मा इस तरह से काम नहीं करती। इसे आसानी से 3 कारों में कैसे विभाजित किया जा सकता है? गया बेहद निराश थी। एक माँ देवी के रूप में वह अपनी भावनाओं से प्रेरित थी कि आत्माएं कैसे काम करती हैं। कई बार इस घटना को देखा गया, और यही बात निक्स पर भी लागू होती है, जिसके पास मृत्यु जैसी कम अवधारणाएं भी थीं, हालांकि वह अपने बेटे थाटोस कमजोर मजबूत नहीं था। दोनों आदि देवियों ने जो कुछ सुना और देखा वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्या किसी अजनबी की आत्मा लंबे समय तक एक शरीर में रहती है और शरीर को इसकी जानकारी नहीं होती है? कोई दूसरा व्यक्तित्व इतना आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकता है कि वह एक पूरी तरह से अलग इकाई बन जाता है? ये वैसा काम नहीं करता। पहली बार स्केच ने दोनों देवियों से पूछा। हम स्केच के प्रश्न से दोनों बहुत उलझन में थे। मैं पूछता हूं कि यह पहली बार क्या है? पहली बार किसके लिए? निक्स ने दिया जवाब। क्या आपने विक्टर को कुछ ऐसा बेतुका काम करते देखा था? स्केच ने विस्तार से प्रश्न पूछे। मेरा मतलब है, सच में नहीं, उसने जवाब दिया। अंततः उसने नश्वर को 3 आदिम देवताओं का सामना करते हुए देखा था और इसी नश्वर को एक ग्रह तोड़ भी देखा था, बेशक उसकी गया नतालिया जो एक नश्वर भी थी और जीन की मदद से, लेकिन यह अभी भी एक विलक्षण है उपलब्धि थी। यह तो प्रकट हुआ कि उत्पत्ति ही स्थित नहीं कि यह ग्रह वही है जिसे उसने लड़कियों के साथ मिलकर बनाया था और यह उसकी अपनी आत्मा के भीतर के आयाम में था। ये कितना बेतुका था। उसका मूल रूप एक छोटा सा ब्रह्मांड था जिसमें अपना नरक और स्वर्ग था। वह पहले ही कई ईश्वर स्तंभ के काम कर चुके थे, इसलिए उन्हें नश्वर ने अजीब कहा था। मेरा सुझाव है कि आप इसके बारे में बहुत गहराई से न बताएं। विक्टर के पास अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने का एक अनोखा तरीका है, और अब एक ड्रैगन के रूप में वह और भी अधिक चीजें कर सकता है, जो आदि देवताओं के लिए असंभव है या यहां तक कि कठिन है। क्या आदि देवता कोई ग्रह बना सकते हैं? हाँ, अगर अंतरिक्ष के देवता और माँ देवी के साथ मिलकर काम करें, तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस उपलब्धि को संभव बनाने में मुख्य समस्या थी ऊर्जा। विक्टर की सारी विशाल ऊर्जा के बावजूद, जब उसके ग्रह का पोषण समाप्त हुआ तो वह लगभग थक गया था। यदि यह कोई अन्य देवता या आदिम देवता होता है, तो वे पहले ही मर चुके होते हैं क्योंकि उनके चित्रों का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जबकि निक्स और गया एक असामान्य प्राणी के रूप में विक्टर की विशिष्टताओं पर विचार कर रहे थे, स्कैथर, जीन और मोर्गाना फुलगर्स विशेष रूप से कार्मिला फुलगर के अंतःक्रियाओं का अवलोकन कर रहे थे। ये वह महिला नहीं है जिसे मैं पहले जानती थी, मोर्गाना ने बताया। समय लोगों को बदल देता है। कार्मिला के मामले में मौत ने उसे बदल दिया, स्कैथा ने कहा। वह इस बात का जीता जागता सबूत थी कि समय लोगों को बदल देता है। हम सच कहूं तो वह इस तरह से बेहतर है। वह बहुत कठोर हुआ करती थी, जीन बोली। यह ऐसी बात थी जिस पर दोनों महिलाएं सहमत हो सकती थी। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और यह सोचना कि हमारे परिवार में ऐसी समस्या मौजूद थी, विक्टोरिया ने चौंक कर कहा। उसे कभी नहीं पता था कि चूंकि उनके पूर्वज एक आत्मा थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से आत्माओं के रूप में होने वाले विकास के कारण मृत्यु का जोखिम उठाए बिना एक निश्चित स्तर की ताकत तक नहीं पहुंच सकते थे। साशा चुप रही और विक्टर की ओर देखती रही ताकि वह अपनी व्याख्या जारी रख सके, जिसे विक्टर ने काफी विस्तार से बताया, विशेष रूप से आत्माओं से शुरू करते हुए। कई अन्य जातियों के विपरीत, प्रकृति आत्माएं मूलतः आत्माएं थीं, बहुत शक्तिशाली आत्माएं, जो कि पिशाच पूर्वज द्वारा आत्मा के साथ साथ प्रजाति को बदलने के बाद भी सत्ता के शरीर में बची हुई आत्मा का 1% सार सत्ता के संपूर्ण केंद्र को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब वे शक्ति के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गए, तो उच्च स्तरीय आत्मा में विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह कोई अलग मामला नहीं था। जो जातियां आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली थीं, उन्हें जब किसी पूर्वज द्वारा नोबल वैम्पायर में परिवर्तित कर दिया गया, तो उनमें अभी भी अपनी पुरानी जाति के कुछ पहलू विद्यमान थे। इसका एक उदाहरण मोर्गाना खुद थी। वह एक दानव थी, अनिवार्य रूप से एक दुष्ट आत्मा, और जब वह एक पिशाच बन गई,
तब भी उसने एक दानव होने पर अपनी शारीरिक और आत्मा विशेषताओं को बरकरार रखा। यद्यपि ये केवल 1% था, लेकिन इस तरह के मामलों में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नताशा और फुलगर कबीले के मामले में स्थिति और भी नाजुक थी, एक ही कारण से। विक्टर का पौष्टिक खून। नताशा और विशेषकर साशा लंबे समय से उसका खून पी रही थी। जब वह सिर्फ एक पिशाच पूर्वज था, तो उसका खून सिर्फ लड़कियों को पोषण देता था, उनकी क्षमता को बढ़ाता था और उन्हें उनकी सर्वोत्तम, आदर्श अवस्था में छोड़ता था। जब वह रॉक्सैन के साथ विलीन हुआ, तो लड़कियों को आत्मा की शक्ति में हल्की वृद्धि का अनुभव होने लगा। ये वृद्धि इतनी सूक्ष्म थी कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब वह रक्त ड्रैगन बन गया, जो 2 जातियों का सम्मिश्रण था, तो ये प्रगति छत से ऊपर चली गई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि दुष्स्वप्न के टॉवर ने लड़कियों की आत्माओं को अधिक कुशलता से पोषित किया। यह अजीब बात होगी यदि इन सभी कारकों के कारण लड़कियों में कुछ उत्परिवर्तन न हुआ हो। नताशा के अंदर 2 आत्माएं थीं, उसकी अपनी और उसकी मां की, एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में उसे पता नहीं था। हालांकि पिछली घटनाओं के कारण उसने एक दूसरा व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने विक्टर द्वारा उसे जागृत किए जाने तक उसकी जगह ले ली। जब विक्टर ने उसे जगाया और उसे एक अच्छी मां, एक अच्छी महिला और एक अच्छा कबीले का नेता बनाया, तो परोक्ष रूप से वह नताशा को नेटी के अस्तित्व को नजरअंदाज करने के लिए कह रहा था। ये कुछ ऐसा था जो नताशा ने अनजाने में किया था, और यह पता चला कि इस घटना ने विक्टर के विकास के बारे में बताई गई सभी पिछली घटनाओं के साथ इस दूसरे व्यक्तित्व को अपनी आत्मा विकसित करने के लिए प्रेरित किया। नेटी नताशा थी, लेकिन साथ ही नहीं भी। वह नताशा को उसके आघात से बचाने वाला एक संस्करण थी, जो और भी अधिक अनियंत्रित और दुष्ट संस्करण था। क्या गड़बड़ है? किसने सोचा होगा कि मेरी मां अपनी मानसिक समस्याओं को अनदेखा करके इस पूरी स्थिति को जन्म देगी? जब विक्टर ने यह बताना समाप्त किया कि क्या हो रहा था, तो साशा ने कोसा। विक्टर ने साशा की बात से सहमति में सिर हिलाया। यह एक लंबी व्याख्या थी जो 2 घंटे से ज्यादा चली। ईमानदारी से कहूं तो वह सहज रूप से कई चीजों को संक्षेप में बताना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार साशा और विक्टोरिया के लिए यह जानना जरूरी था कि क्या हो रहा था। सच कहें तो इस स्थिति के लिए न तो वह और न ही नताशा दोषी थे, ये सब इतना स्वाभाविक रूप से हुआ कि उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। अलौकिक दुनिया में मानसिक समस्याओं को अनदेखा करने से कई अज्ञात समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और हम इसके होने वाले प्रभावों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है। नोट किया, मैं इसे भविष्य के लिए याद रखूंगा, विक्टर ने मन ही मन सोचा। विक्टर ने संक्षिप्त रूप से कार्मिला की ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली जब उसने गोरी लड़की को नताशा के बगल में सिंगल बेड पर लेटे हुए देखा। विक्टर की निगाहें देखकर नेटी जल्दी से जहां बैठी थी वहां से उठी और अपनी मां की ओर चली गई। मां, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उठो। नेटी ने जोर से चादर खींची, जिससे महिला फर्श पर गिर गई। उफ, तुम क्या कर रहे हो? मैं सो रहा था। यही तो कारण है। अब तुम कैसे सो सकते हो? लेकिन यह तो बोरिंग था। देखो, वह भी सो गई। कैमिला ने एक जगह की ओर इशारा किया। विक्टर, साशा और नेटी ने उस ओर देखा जहां वह इशारा कर रही थी और देखा कि रॉक्सैन पत्तियों के एक बिस्तर पर सो रही थी जिसे उसने स्वयं बनाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रॉक्सैन, अब उठो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फुवे। रॉक्सैन ने नींद में आंखें खोली, और जब उसने विक्टर की ओर देखा और उसकी निगाहें देखीं, तो उसका शरीर तुरंत ठंडा हो गया, और वह जाग गई। मैं जाग गई हूं। मैं सो नहीं रही थी। मैं बस अपने नए बिस्तर का परीक्षण कर रही थी। विक्टर को सिरदर्द होने लगा जब उसने महसूस किया कि नताशा फिर से जाग रही है, और जब उसने अपनी मां की उपस्थिति महसूस की तो उसका शरीर अकड़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो यह कोई सपना नहीं था। नताशा बोली, हाँ, यह एक लंबी रात होने वाली है। डॉट 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 शक्तिशाली महिलाओं के पास 5 छायाएं दिखाई दी, और एशियाई विशेषताओं वाली 5 महिलाएं उभरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 महाराज, हाँ, इस दस्ते की नेता द ब्लैंक कबीले की एक सदस्य उलझन में इधर उधर देखने लगी। उसने विक्टर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह टॉवर के पास ही दिखाई दी। जल्दी से सोचने के बाद दस्ते के नेता को जल्दी से समझ में आ गया कि वह दुष्स्वप्न के टॉवर के अंदर था, एक ऐसी जगह जहां केवल कुछ ही लोग प्रवेश कर सकते थे।
इसका मतलब था कि वह वर्तमान में अनुपलब्ध था और वह अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वह कुछ मुद्दों से निपट रहा है। हम ब्लैंक कबीले के सदस्य। क्या हुआ? क्या आप विक्टर को ढूंढ रहे हैं? मोर्गाना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वह कुछ मुद्दों से निपट रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक जरूरी मामला है। इन शब्दों को सुनकर जीन और स्कैथर ने दस्ते के नेता की ओर देखा। क्या हुआ? स्कैथर ने पूछा। कुछ भी कहने के बजाय महिला ने अपनी जेब से एक डाक ऑर्ब निकाला और स्कैथर को दे दिया। ऑर्ब का उपयोग करना जानने के बाद स्कैथर ने उस वस्तु का उपयोग किया और जल्द ही उसने रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट पढ़ने के 5 सेकंड बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसके आसपास का माहौल तेजी से ठंडा होने लगा। यह स्पष्ट था कि रिपोर्ट में जो कुछ उसने देखा वह उसे पसंद नहीं आया। स्कैथर, क्या हुआ? जीन ने पूछा। नए नॉवेल्स के लिए 3 पाउंड्स एनकॉम पर जाएं। खुद ही देख लो। स्कैथर ने ओब को जीन को सौंप दिया। जीन ने ओब लिया और स्कैथर जैसा ही किया। रेडहेड की तरह जीन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से ठंडी हो गई। डार्लिंग को ये पसंद नहीं आएगा। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जीन ने चिढ़कर कहा। जीन, इससे पहले कि मोर्गाना कुछ पूछ पाती, जीन ने पहले ही ओब उसे दे दिया था। वही दृश्य दोहराया गया, लेकिन इस बार ज्यादा तीव्र। आखिरकार मोर्गाना कभी भी स्कैथर और जीन की तरह नियंत्रण का उदाहरण नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसके पीछे कौन है? मोर्गाना ने दस्ते के नेता से पूछा, जो अब महिलाओं की आभा की तीव्रता के कारण बहुत पसीना बहा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। विक्टर के साथ उनके संबंध और उनके खतरनाक काम को देखते हुए, उनके स्वामी ने उन्हें अपने खून की बूंदें देकर उन्हें बढ़ाने का ध्यान रखा था। वे विक्टर के अभिजात वर्ग के लोग थे, जो सीधे उसके अधीन थे, तथा कगुया दूसरे नंबर का अधिकारी था। जिम्मेदार पार्टी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हमारे पास संदिग्ध है। सूची में सबसे ऊपर मिस्र के पैंथियन का नाम है। महिला ने 777 से ज्यादा नामों वाली संदिग्धों की एक लंबी सूची निकाली और उसे पत्नियों को सौंप दिया। हमारे खुफिया विभाग और स्वयं राजा ने हमें युद्ध की घटनाओं के कारण मिस्र के पैंथियन से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। सेठ, उस मूर्ख को अपनी जान की कोई कीमत नहीं है, मोर्गाना ने गुर्राहट के साथ कहा। युद्ध के बाद एथेना और पोसेडॉन की तरह सेठ को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। लेकिन पोसाइडन और एथेना के विपरीत, जो अभी भी यह उपचार प्राप्त कर रहे थे, सेठ को इस अविश्वसनीय इनाम से मुक्त कर दिया गया और वह घर लौट आया। बेशक वह अच्छी स्थिति में नहीं था। विक्टर ने उसे सबसे क्रूर और मानसिक रूप से विकृत तरीके से नुकसान पहुंचाना सुनिश्चित किया। अब उपचार से संबंधित देवता भी सेठ को ठीक नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं थी, उसकी आत्मा को भी व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था, एक यातना तकनीक जिसे मोर्गाना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लिली बाल्ब, जिसे अब लिली एलुकार्ड के नाम से जाना जाता है, विक्टर के जनरलों और प्रेमियों में से एक थी, जो एक सेक्सुबस थी जो लिलिथ और लूसिफर की बेटी थी। वही थी जिसने विक्टर को इस यातना पद्धति में प्रेरित किया था। इस रुगण मिलन की बदौलत दोनों यातना देने वाले एक प्राणी को अपूरणीय रूप से नुकसान पहुंचाने में और भी अधिक अनुभवी हो गए। क्या मैं रिपोर्ट देख सकता हूं? निक्स ने उत्सुकता से पूछा। मोर्गाना ने ओब को निक्स की दिशा में फेंका और दृश्य दोहराया गया। कुछ सेकंड बाद, जब उसने रिपोर्ट पढ़ना समाप्त किया, तो देवी ने भौहें सिकोड़ ली। ये हास्यास्पद है। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा किया? क्या वे नहीं जानते कि ऐसा रवैया विक्टर को और अधिक क्रोधित करेगा? निक्स ने ओब को गया को देते हुए कहा, जिसने भी लड़कियों की तरह वैसा ही किया। रिपोर्ट देखने के बाद देवी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, बस एक पल के लिए सोचा और फिर कंधे उचका दिए। यह उसकी समस्या नहीं थी। अगर विक्टर मदद मांगता तो वह मदद करती, लेकिन अगर वह मदद नहीं मांगता तो वह सिर्फ ग्रह और नाइटमेयर टॉवर की देखभाल करती। हालांकि वह इस समस्या में शामिल नहीं होना चाहती थी, फिर भी उसके पास साझा करने के लिए कुछ राय थी। चाहे सेठ को कितना भी नुकसान क्यों न हुआ हो, आकाश के देवता और मिस्र के देव देवताओं के राजा रा ऐसी बकवास को स्वीकार नहीं करेंगे। रा एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि अपनी लड़ाइयों को कैसे चुनना है, और एक ऐसे प्राणी के खिलाफ लड़ना जिसने पूरे पैंथियन को चुनौती दी है।
एक ड्रैगन प्रोजेनिटर में विकसित हुआ है, और जिसके पास एक अज्ञात शक्ति है, पूरी तरह से हास्यास्पद है। वह ऐसा निर्णय कभी नहीं लेगा। वहां तब तक सन्नाटा छा गया जब तक स्कैथा ने नहीं कहा, लोग बदलते हैं, गया। और यह बात देवताओं पर भी लागू होती है। मुझे पता है, लेकिन अंतर यह है कि देवताओं को बदलने में अधिक समय लगता है जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण न हो जाए। गया गलत नहीं थी, और यहाँ हर कोई यह जानता था। मेरा कहना यह है कि कुछ अजीब हो रहा है। मैं जिस देव राजा को जानती थी, वह ऐसा लापरवाही भरा निर्णय नहीं लेगा। गया ने समझाया। ऐसी स्थिति में दो विकल्प हैं। सेठ अकेले काम कर रहा है, या कुछ आंतरिक राजनीति के कारण उसकी मदद कर रही है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मोर्गाना बोली, केवल दो विचारों तक सीमित रहना एक गलती है, और बिना किसी ठोस जानकारी के किसी चीज का मूल्यांकन करना एक और गलती है। अप्रत्याशित की अपेक्षा करें, और उसके लिए तैयार रहें। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी लोग स्कैथा के शब्दों पर विचार करने लगे। जीन ने आह भरते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये स्पष्ट है। उसकी आंखें सोने की तरह चमक उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। युद्ध की तैयारी करो। इस बार हम बचाव नहीं कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं। मोर्गाना बोली, अभी नहीं। अभी युद्ध शुरू करने जैसा जल्दबाजी में निर्णय लेना तर्कहीनता से परे है। सुपरनेचुरल समुदाय में हमारी स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, क्योंकि विक्टर ने पूरे पैंथियन को नष्ट कर दिया और उनका अधिकार छीन लिया। यदि हम एक दूसरे पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो हमारे विश्व के दुश्मन बन जाने की संभावना 97% से भी अधिक है। और जब मैं कहता हूं कि सभी के दुश्मन, तो मैं सचमुच सभी के बारे में बात कर रहा हूं। एज़टेक, नॉर्स, मिस्रवासी, जापानी और यहां तक कि हिंदू भी। और हम उन पर टाइफॉन फेंक सकते हैं। मोर्गाना बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें यकीन है कि वह एक दानव जनरल थी? ये ठीक इसलिए है क्योंकि मैं एक जनरल हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि यह रवैया बहुत निष्क्रिय है। हमारे पास बड़ी तोपें हैं। अब हमें बस उन्हें मेज पर रखना है, उन्हें अपना अभिमान निगलने पर मजबूर करना है, अपना सिर नीचे करना है, या फिर नष्ट हो जाना है। स्कैथा ने सिर हिलाया। समस्या यह है कि ये देवताओं के लिए काम नहीं करता है। वे किसी के सामने अपना सिर झुकाने के बजाय नष्ट हो जाना पसंद करेंगे, खासकर उन अभिमानी प्रजातियों के लिए जो देव राजा हैं। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। हमें भविष्य के लिए सहयोगियों की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को अलग थलग नहीं करना चाहिए। हम अपने गुट में इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब सब कुछ नष्ट करना सही जवाब नहीं है। हाँ, हमारे पास मारक क्षमता है, और हम अपना सिर नीचा नहीं करेंगे, लेकिन हम युद्ध को भी नहीं भड़काएंगे। युद्ध होने के लिए इसे आत्मरक्षा के माध्यम से छेड़ा जाना चाहिए, और हमें केवल उन लोगों के पीछे जाना चाहिए जो जिम्मेदार हैं। इस तरह हर कोई देखेगा कि हम हत्यारे पागल नहीं हैं जो पैंथियन को अपनी सनक पर नष्ट कर देते हैं। मोर्गाना ने स्कैथा के शब्दों पर थोड़ा विचार किया और सहमति में बड़बड़ाए। उसे यह निष्क्रिय रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन वह संयम की आवश्यकता को समझ सकती थी। जबकि मैं इस तथ्य की प्रशंसा करती हूं कि आप दोनों इस बारे में बहस कर रहे हैं। जीन ने कहा, आप कुछ भूल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या विजेता फैक्टर? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, हमारे ड्रैगन पति का उल्टा पैमाना हम है। अगर कोई हमें छूने की हिम्मत करता है, तो उस व्यक्ति पर सचमुच नरक टूट पड़ेगा। जीन जिस हम की बात कर रही थी वह विक्टर का पूरा परिवार था। निकोलस और जेम्स के अपने घोंसलों में छिपने का एक कारण था। वे विक्टर की अतार्किकता से बहुत डरते थे। मेरा सुझाव है कि जब तक आप उससे इस बारे में बात नहीं करते, तब तक कोई निर्णय न लें। हमारे पति और उनके भ्रम को जानते हुए, उन्हें पहले से ही इस बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार, उनके पास सिर्फ जासूसों और हत्यारों का समूह नहीं है। जीन ने कहा, ये बताते हुए कि शैडो डेमन्स का कार्य ब्लैंक कबीले के समान ही था। स्कैथा और मोर्गाना ने जीन की बातों से सहमति में सिर हिलाया। अल्पविराम। पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में भविष्यवादी सूट पहने एक 3 मीटर लंबी महिला अपने नीचे स्थित ग्रह को देख रही थी। कई शक्तिशाली उपस्थितियों को एक स्थान पर एकत्रित होते हुए महसूस करते हुए, उसके मन में एक विचार आया। ये शुरू हो रहा है। उसने आदिम लैंड की ओर देखा।
वह अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ब्रह्मांड से इतने दूर एक ग्रह पर एक आदिम जीव निवास कर रहा है, विशेष रूप से वह आदिम जीव जो उन लोगों को धारण करने के लिए जिम्मेदार हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं और उन्हें लिम्बो में फंसा दिया जाता है। ये ग्रह अजीब है। यहाँ कई असामान्य रूप से शक्तिशाली जीव हैं। क्या आप भी मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं? महिला को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उसने अपनी हड्डी को अपने पास से कुचला हुआ सुना। जैसे ही वह पलटी, उसने देखा कि वह आदिमानव वहां मौजूद था जिसके बारे में वह सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं? हाँ, आखिरकार आप उस स्थान पर सहयोगियों की तलाश करने के लिए ही तो जाना चाहते हैं, है ना? महिला ने बस सिर हिला दिया। उसने अभी भी अपने सामने वाले जीव को नाराज करने से बहुत सावधान किया था। अगर बस इतना ही है तो तुम्हें मेरी जरूरत है। जिस क्षण लिम्बो के स्वामी ने कहा, महिला को पता चला कि वह उस स्थान पर प्रवेश कर सकती है जहां वे शक्तिशाली संगीत संयोजन हो रहे थे। उसे अब उस वैज्ञानिक स्थान का पता भी चल गया था, न कि पहले की अज्ञात भावना का कारण। उसे कुछ महसूस हुआ और सामान्य स्थान देखने का एकमात्र कारण ये था कि एक ही स्थान पर कई शक्तिशाली जानवर जा रहे थे। उसके लिए कुछ भी महसूस न करना अजीब होगा। फिर भी, महसूस करने के बावजूद, वह ये नहीं बता सका कि वे कहाँ जा रहे थे। लेकिन अब, वह पूरी तरह से समस्याग्रस्त कुछ ही शब्दों में गायब हो गई थी। मेरे ग्रह की समस्या को हल करना कितना आसान होगा। उन्होंने चिंतन के साथ सोचा, एक ऐसा विचार जो देर तक नहीं चला। आखिरकार, वह ब्रह्मांड में इन शक्तिशाली साम्राज्यवादियों की भूमिका को अच्छी तरह से निभा चुकी थी। बैठक 5 घंटे में शुरू होगी। मेरा सुझाव है कि आप किसी से भी संपर्क करने से पहले सभी का निरीक्षण करें। अंततः, शायद आपकी पहली पसंद हमेशा के लिए सही नहीं है। महिला को यह इशारा करते हुए 2 बार विचार करने की जरूरत नहीं है कि यह कोई ड्रैगन था जो इस मुलाकात का कारण था। मैं इसे ध्यान में रखता हूँ, उसने उत्तर दिया। लिम्बो के मालिक ने केवल हिलाया सिर, और फिर वह गायब हो गया, संभवतः अपने क्षेत्र में वापस आ रहा था। अध्याय 862। यह आपकी गलती नहीं है। नताशा फिर से जाग गई, थोड़ी भ्रमित थी क्योंकि वह एक बार फिर सो गई थी, लेकिन जब उसने अपनी मां को देखा तो यह भ्रम तुरंत दूर हो गया। मम्मा, नताशा ने कार्मिला की ओर कांपती हुई उंगली दिखाते हुए कहा। हाँ, मेरी बेटी। कार्मिला धीरे से मुस्कुराई। माँ। हाँ, उद्धरण चिन्ह ... माँ। नताशा की आंखें लाल हो गईं। हाँ, मम्मी यहाँ है, कार्मिला ने चिढ़ाते हुए कहा। माँ। जब नताशा ने कूदकर पूरी ताकत से उसे गले लगाया तो कार्मिला को हल्की खांसी आई। वह सचमुच बहुत मजबूत है। कार्मिला अपनी बेटी से मिल रही ताकत को देखकर आश्चर्यचकित थी। कार्मिला, नटी और नताशा के बीच का अंतर काफी स्पष्ट था। विक्टर के पालन पोषण के कारण समान आत्मा होने के बावजूद, यह उनके भौतिक शरीर पर लागू नहीं हुआ। नताशा की तुलना में दोनों महिलाओं के शरीर में एक नवजात शिशु का शरीर था। उनके शरीर पूरी तरह से नए थे, जिनमें मजबूत मांसपेशियां या प्रशिक्षण से प्राप्त वृद्धि नहीं थी। हालांकि यह एक सामान्य नोबल वैम्पायर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था क्योंकि ये शरीर सीधे ब्लड ड्रैगन्स के पूर्वज द्वारा बनाए गए थे। बेटी, तुम मुझे कुचल रही हो, कार्मिला ने मुश्किल से कहा। लेकिन नताशा के कानों पर उसकी बातें नहीं पड़ी और उसने अपनी मां को और भी कसकर गले लगा लिया। जब कार्मिला फिर से कुछ कहने वाली थी, तो नताशा के कांपते शरीर को देखकर वह रुक गई। मैं अपने कंधे पर कुछ गीलापन महसूस करते हुए, कार्मिला को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और अब उसे अपनी शारीरिक पीड़ा की परवाह नहीं रही। कार्मिला ने हल्की सी आह भरी और असहाय तथा कोमल स्वर में बोली। इतने सालों बाद भी, तुम अभी भी बहुत रोने वाली हो, अन्नास्थाशिया। मम। नताशा ने केवल सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नताशा को कार्मिला की बातों की परवाह नहीं थी। उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया, और आंखों से आंसू बहते हुए, एक टूटी हुई मशीन की तरह उसने दोहराया। मुझे माफ कर दो, माँ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। अब जब वह अपनी मां को गले लगा रही थी और उसकी धड़कती हुई दिल की आवाज सुन रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि जो उसने पहले देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। उसकी मां जीवित थी। उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव था, और उसे अभी इसकी परवाह भी नहीं थी। वह बस उसे गले लगाना चाहती थी। केवल वह जानती थी कि उसे अपनी मां की उपस्थिति की कितनी कमी खल रही थी। यह दृश्य देखकर विक्टर ने हल्की सी आह भरी।
उसे राहत मिली कि उसने अपने व्यक्तित्व के कारण कोई गलती नहीं की। सच कहूं तो जब उसने कार्मिला को गर्दन से पकड़ा तो वह उसे अस्तित्व से मिटाने के लिए तैयार था। वह इस बात से क्रोधित था कि इस महिला ने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया था। और जैसा कि सभी जानते हैं, विक्टर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था जब कोई उसके परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाता था। सौभाग्य से कार्मिला के धैर्य के कारण उसका गुस्सा कुछ कम हो गया और वह अपनी मानसिक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने तथा तर्कसंगत ढंग से कार्य करने में सफल रहा। वह आभारी था कि उसने ऐसा व्यवहार किया। अपनी पत्नी को, जो शायद ही कभी रोती थी या उदास भावनाएं दिखाती थी, इस अवस्था में देखकर उसे वह सब कुछ पता चल गया जो उसे जानना था। यदि उसने कार्मिला को अस्तित्व से मिटा दिया होता तो उसे बहुत पछतावा होता। और आखिरी चीज जो वह अभी करना चाहता था, वह वही गलतियां दोहराना था जो उसने अतीत में की थी। यही कारण था कि जब भी बात उसके परिवार की आती थी, तो वह हमेशा शांत रहने की कोशिश करता था। हालांकि ज्यादातर मामलों में शांत रहना बहुत मुश्किल था, खासकर उसके विकास के बाद। शशिश बड़ी मुश्किल से कार्मिला ने नताशा का चेहरा दूर किया और अपनी बेटी को उसकी आंखों में देखने को कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, नताशा। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसमें मेरी क्या गलती नहीं थी? वह नाक भान सिकोड़ते हुए बोली। मैं ही उस कमीने को हमारे घर लाई थी और मेरी वजह से ही उसने तुम्हें मार डाला। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम युवा थे और आसानी से प्रभावित हो जाते थे। मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। मैं कबीले के मामलों और राजा के अनुरोध में इतना व्यस्त था कि मैंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि छाया में क्या हो रहा था। और यह भी कि अगर मैं अपनी सामान्य अवस्था में होता तो उस तरह का छोटा सा बदमाश मुझे नहीं मार सकता था। नेटी, जो बातचीत सुन रही थी, ने घृणा से चेहरा बनाया। बहुत समय पहले, जब वह एक युवा पिशाच थी, तो उसकी मुलाकात एक कुलीन पिशाच से हुई जो उसके अपने कबीले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन कुलीनता के एक लंबे वंश से था। अन्य पिशाचों के विपरीत, ये युवक अधिक दिलचस्प था। वह उस समय के पिशाचों की तरह नहीं सोचता था, और उसकी राय और विचारों के कारण अक्सर उसे एक उपद्रवी या यहां तक कि एक अपराधी के रूप में लेबल किया जाता था। फुलगर कबीले के उपद्रवी और फुलगर कबीले के वारिस के रूप में नताशा को इस युवक में कुछ खास दिलचस्पी थी। समय के साथ वे अक्सर मिलने लगे और आखिरकार वह इस आदमी को अपनी मां के पास प्रपोज करने के लिए ले गई। आखिरकार वह एक कुलीन कबीले से आया था और उसकी शक्ति फुलगर कबीले की शक्ति की पूरक थी। उस समय की नताशा को यह नहीं पता था कि यह युवक अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उस समय के कई कुलीन घरानों के साथ मिलकर फुलगर कबीले को उखाड़ फेंकने की योजना पर काम कर रहा था और यह युवक ही कार्मिला की मौत के लिए जिम्मेदार होगा। अरे, नताशा ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आपको लगता है कि अगर मैं सामान्य अवस्था में होती तो इस तरह की एक छोटी सी योजना मुझे मार सकती थी? यहां तक कि अगर सभी कबीले आ गए होते, तो मैं अपनी उंगलियों के एक झटके से उन सभी को खत्म कर सकती थी। कार्मिला ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बड़े पैमाने पर मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने नहीं। नताशा बहुत उलझन में थी, और यहां तक कि उसकी बोलने की शैली भी पूरी तरह से भ्रमित हो गई थी। कार्मिला अपनी बेटी से दूर चली गई। भले ही उस लड़के ने मुझे नहीं मारा होता, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचता। ये सब हमारी विरासत की समस्या के कारण हुआ। विरासत की समस्या? नताशा ने असमंजस में पूछा। हाँ, कार्मिला ने अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हुआ ये कि मैंने अपनी शक्ति को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं विकास की प्रक्रिया में विफल रहा, और इससे मेरे शरीर और आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची। इस बारे में सोचते हुए, कोई यह कह सकता है कि जिस तरह से वह मरी, उससे उसे जीवित रहने में मदद मिली क्योंकि उसकी आत्मा ने उसकी बेटी की आत्मा के मूल में प्रवेश किया, जो उस समय उस घटना के आघात के कारण टूट गई थी जिसे उसने देखा था। लेकिन निश्चित रूप से कार्मिला अपनी बेटी को यह नहीं बताएगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बेटी हर चीज के लिए खुद को कैसे दोषी मानती है। नताशिया इस घटना से इतनी क्रोधित थी कि उसने इसमें शामिल सभी लोगों को मार डाला, इस प्रक्रिया में कई वंशों को खत्म कर दिया। उसके क्रोध से कोई भी नहीं बचा।
हालांकि स्कैथर ने कार्मिला के साथ दोस्ती के कारण नताशिया की मदद की थी, और क्योंकि स्कैथर ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि इतनी सक्षम महिला को बेकार कचरे द्वारा मार दिया गया था, उसने खुशी खुशी नताशिया के लिए बदला लेने का रास्ता तैयार किया। एक ऐसा कार्य जिसके कारण अतीत में उन्हें रक्तपिपासु वारिस की उपाधि मिली थी, एक ऐसी उपाधि जिसे बहुत कम लोग याद रखते थे और जो समय के साथ लुप्त हो गई। क्यों क्यों नताशा ने अपने अशांत दिल को शांत करने की कोशिश में लार निगल ली। तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे शर्म आ रही थी, कार्मिला ने आह भरी। तुम्हें शर्म आ रही थी? नताशा ने अविश्वसनीय भाव से पूछा। विक्टोरिया ने भी यही भाव व्यक्त किया। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटियों को पता चले कि मैं किसी चीज में असफल रहा हूं। मैं अपने अहंकार का शिकार था, वही अहंकार जिसके कारण मैंने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। कार्मिला ने विक्टोरिया की ओर देखा, जो कार्मिला की क्षमा प्रार्थी निगाहों से कांप उठी थी। विक्टोरिया ने स्पष्ट निराशा में अपने होंठ काटे, उसके दिमाग में कार्मिला द्वारा कहे गए शब्द आ गए। मेरे खून से पैदा होने के बावजूद तुम बेकार हो, दोषपूर्ण एवं प्रतिभाहीन। क्योंकि वह फुलगर लाइटनिंग के साथ पैदा नहीं हुई थी, उससे वह सब कुछ छीन लिया गया जो उसका अधिकार था, यहां तक कि उसे अपने घर से भी निकाल दिया गया था। एक तथ्य जो अभी भी कभी कभी दुख देता है। हालांकि विक्टर के उसके और उसके नए परिवार के प्रति प्यार के कारण कुछ हद तक इससे राहत मिल गई है, लेकिन नाराजगी, विशेषकर पुरानी नाराजगी, पर काबू पाना कठिन था। अपनी शर्म, अपने गर्व और अहंकार के कारण मैं चुप रही और अपनी स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी की आत्मा को पुनर्स्थापित करना उतना आसान काम नहीं है जितना आपके पति इसे बताते हैं, कार्मिला ने कहा। जब उसने विक्टोरिया की शत्रुतापूर्ण नजर देखी तो उसने भारी मन से अपनी आंखें बंद कर ली। ये स्पष्ट था कि उसकी सबसे छोटी बेटी के मन में उसके प्रति बहुत नाराजगी थी, जिसे ठीक करने में सालों लग जाएंगे, एक ऐसा काम जिसे कार्मिला खुशी खुशी करने को तैयार थी। विक्टर को देखकर उसे समझ में आया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिवार को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, और वह इस सबसे बुनियादी पहलू में विफल रही थी। इन सभी कारणों के कारण अंततः मेरी मृत्यु हो गई। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, नताशा। इस विशेष कहानी में तुम ही पीड़ित हो। बकवास, नताशा ने गुस्से में कहा, यह मेरी गलती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं विद्रोह करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, उसे कार्मिला से गाल पर एक थप्पड़ मिला। थप्पड़, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं थी। अतीत के बारे में सोचना बंद करो। वह घटना मेरे लिए बस एक अपमान है। अपनी कमजोर अवस्था में भी, जब एक कमजोर कीड़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तब मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सका। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना परेशान करने वाला है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नताशा घटनाओं में अचानक आए इन बदलावों से पूरी तरह उलझन में थी। उसे क्यों डांटा जा रहा था? अब ये शब्द उसे ही क्यों सुनने पड़ रहे थे? उसने कुछ नहीं किया। अतीत के बारे में चिंता करने के बजाय, आपको रुको, एक मिनट रुको। बस पुष्टि करने के लिए, आपने उस लड़के के कबीले के सभी सदस्यों को मार डाला, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे याद है, नताशिया ने ईमानदारी से उत्तर दिया, साथ ही यह भी सोच रही थी कि उसकी माँ इतनी द्विध्रुवी क्यों व्यवहार कर रही थी, क्योंकि उसने अचानक विषय बदल दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उद्धरण चिन्ह। कार्मिला ने तटस्थ भाव से अपनी बेटी की ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए रुकी, और फिर अपनी दूसरी बेटी की ओर देखा। क्या ये तुम थे? क्या तुमने ये किया? हाँ, वे सभी मारे गए। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? नेटी को समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ये बात क्यों उठा रही थी। जब नताशा ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया, तो नेटी के पास अपनी माँ से बात करने के लिए बहुत समय था। हालांकि ज्यादातर समय उसे डांटा और पीटा जाता था, फिर भी उसने अपनी माँ को बहुत सी बातें बताई। मैंने पूछा क्योंकि मैं पुष्टि करना चाहती थी कि क्या ऐसा हुआ था। आखिरकार, आपके जीवन में किसी बिंदु पर आपके कार्य मेरे लिए धुंधले हो जाते हैं। उसने अंत में इतनी ऊंची आवाज में कहा कि सभी सुन सके।
नताशा के साथ थोड़ी सी बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि नताशा कुछ यादें खो रही थी। नेटी के पास जो यादें थी, ये कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि नेटी का जन्म मूल व्यक्तित्व को ढहने से बचाने के लिए हुआ था, और भले ही मूल व्यक्तित्व निष्क्रिय था और जानकारी प्राप्त कर रहा था, फिर भी यह कुछ हद तक अधूरा था। उफ, क्या इसका कोई मतलब है? क्या वे एक ही व्यक्ति नहीं है? स्मृति हानि क्यों? कार्मिला को एहसास हुआ कि नताशा की समस्या उससे कहीं ज्यादा जटिल थी जितना उसने शुरू में सोचा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम यहाँ बाहर क्यों हो? नताशा ने अपनी जुड़वा बहन को देखते हुए गुर्राहट के साथ कहा। उस बारे में अब मुझे समझाने की बारी है। विक्टर खड़ा हो गया और रॉक्सेन को, जो उसकी बाहों में थी, कुर्सी पर छोड़ दिया और फिर फुलजर्स की ओर चल दिया। प्रिय, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है? नताशा ने पूछा। उसे याद आया कि पिछले महीने उसके नजरिए से विक्टर को सुपरनेचुरल बीइंग की मीटिंग अटेंड करनी थी। वह इसे देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन पूरी मीटिंग रिकॉर्ड की जाएगी, इसलिए उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार ताकत हासिल करना प्राथमिकता थी। तुम्हारी हालत मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, प्रिय। विक्टर की बात सुनकर नताशा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया तथा अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा यही रहूंगा, विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नताशा ने खुद को इस मधुर भावना से गले लगा लिया जो उसे हमेशा विक्टर की मौजूदगी में महसूस होती थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा करके उसने आसपास मौजूद दूसरे फुलगरों को परेशान कर दिया था, खास तौर पर एक महिला को। क्या? नताशा सहज ही चिल्ला उठी जब उसने महसूस किया कि उसके नितंब पर चुटकी काटी जा रही है। यह क्या है? वह गुस्से से पलटी, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा तो स्तब्ध रह गई। साशा, तुम यहाँ क्यों हो? और तुम कब आई? मैं शुरू से ही यहाँ हूँ। आपने बस मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, साशा ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नताशा को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। साशा ने स्पष्ट रूप से आह भरी। उसकी मां ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान न दिया, ये दर्शाता है कि वह कितनी उलझन में थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मेरा मतलब है, ये जानना चौंकाने वाला है कि मेरी मां जीवित है और मेरा अब एक दुष्ट जुड़वा है, लेकिन मैं सब कुछ आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके। क्या तुम्हें और समय चाहिए? साशा ने धीरे से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे नहीं पता, नताशा ने उलझन में जवाब दिया। आपको समय की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले खुद को संतुलित करने की आवश्यकता है। विक्टर ने बातचीत में शामिल होकर नताशा के सिर को फिर से सहलाया, और महिला ने महसूस किया कि उसका भारी और भ्रमित सिर स्पष्ट हो गया है, और उसके विचार स्वतंत्र हो गए हैं। विक्टर ने बताया, सबसे पहले, गहरी सांस लें। दूसरा, स्थिति को समझें। तीसरा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कार्य करें। आप अन्नास्थाशीय फुलगर हैं, फुलगर कबीले की नेता और मेरी पत्नी। इस तरह के भ्रमित करने वाले क्षण में यह मत भूलिए कि आप कौन हैं और आप क्या बन गई हैं। नताशा की आंखें हल्की लाल हो गईं और अतीत में उसके साथ हुई बातचीत उसके दिमाग में गूंजने लगी, एक अच्छी महिला बनने के बारे में बातचीत। साशा, विक्टोरिया, कार्मिला की हैरान आंखों और नेटी की समझदार आंखों के सामने नताशा के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक गंभीर, दृढ़ और ठंडी अभिव्यक्ति आ गई। यही वह पत्नी है जिसे मैं जानता हूं। विक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमा। नताशा हल्की सी मुस्कुराई, एक चंचल मुस्कान जो उसके पास हमेशा रहती थी और जो हमेशा तब दिखाई देती थी जब वह सामान्य होती थी। कार्मेला ने सोचा, यह आश्चर्यजनक है कि मेरी बेटी पर उनका कितना प्रभाव है। उन्होंने कुछ ही शब्दों में मेरी बेटी को पुनर्जीवित कर दिया। वह एक झटके में उलझन की स्थिति से आत्मविश्वास की स्थिति में आ गई। प्रिय, क्या तुम मुझे सब कुछ समझा सकती हो जो हुआ? मैं आपको सीधे अपने दृष्टिकोण से दिखा सकता हूँ। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? उन्होंने पूछा, और उन्हें केवल एक आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर मिला। हाँ, बहुत अच्छा। यह तकनीक अभी भी परिपूर्ण नहीं है। मैंने इसे अभी बनाया है, इसलिए मेरी भावनाओं में बहकर मत आना। एक मिनट रुको, तुमने अभी अभी कुछ अपमानजनक बात कही। साशा बोली। क्या मतलब है कि आपने अभी अभी एक नई तकनीक बनाई है?
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, हनी। चूंकि मैंने देखा कि चीजों को समझाने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने एक ऐसी तकनीक बनाई जो कुछ ही सेकंड में मेरे द्वारा अनुभव की गई हर चीज को दिखाती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जो उन्होंने सुना वह इतना बेतुका था कि कुछ सेकंड के लिए तो वे अवाक रह गए, लेकिन जल्द ही कमरे में मौजूद सभी लोगों ने बस आह भरी और कंधे उचका दिए। आखिरकार ये विक्टर था। ईमानदारी से कहूं तो यह मुश्किल नहीं था। ये वैसा ही एहसास है जैसा मुझे ज़लाद्राक या रोकसेन के साथ अपने कनेक्शन का उपयोग करते समय होता है, लेकिन इसमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। मैं आपको केवल जानकारी देना चाहता हूं और आपको वह सब महसूस नहीं कराना चाहता जो मैंने महसूस किया। मैं समझ गया। जैसी कि तुमसे उम्मीद थी, डार्लिंग। तुम अविश्वसनीय हो। साशा ने धीरे से मुस्कुराया। हम अब बिना किसी और बात के चलिए इसे सुलझाते हैं, क्योंकि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब भी मुझे तुम दोनों को विकसित करना है। इस तरह भविष्य में तुम्हारे लिए ड्रैगन्स में विकसित होना आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको, ड्रैगन्स में विकसित होने के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह अभी बहुत दूर नहीं है? तुमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। विक्टोरिया बोली। अरे, मैंने नहीं कहा, या मैंने कहा, मैंने कहा, या नहीं कहा। अब वह उलझन में था। खैर, मैं सभी को बता दूंगा कि इस घटनाक्रम के बारे में मैं क्या सोच रहा था, ताकि वे समझ सकें। विक्टर ने सोचा। तुम तीनों इधर आओ। उसके हाथ हिलाने से साशा और विक्टोरिया, जो दूर थी, उसकी ओर उड़ चली। जल्द ही माँ नताशिया, चाची विक्टोरिया और बेटी साशा विक्टर के सामने खड़ी हो गईं। संयोग से ये सभी महिलाएं उसकी पत्नियां थीं। उसने वास्तव में फुलगर कबीले की सभी महिलाओं को अपने लिए ले लिया। विक्टर को बस इस बात का आत्मचिंतन था कि यह कितना हास्यास्पद था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार फुलगर कबीले की महिलाओं की संख्या जिसे वह अपनी पत्नी के रूप में लेगा, भविष्य में और बढ़ेगी। अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करो। मैं अपने विचारों और नताशा को आत्मा विशेषताओं के साथ एक पिशाच में बदलने के दौरान किए गए परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा। 1 मिनट रुको, क्या तुमने नताशा को हमसे अधिक उन्नत किया है? क्या ये पक्षपात नहीं है? कार्मिला ने कहा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? आखिरकार वह मेरी पत्नी है, विक्टर ने उससे कहा। कार्मिला ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। नताशा ने अपनी माँ और अपनी स्वयंभू जुड़वा बहन को देखकर कृपालुता से मुस्कुराई, और फिर उसने विक्टर को गले लगा लिया, व्यावहारिक रूप से उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। इस हरकत से नेटी और कार्मिला के सिर की नसें उभर आईं। यह महिला बहुत परेशान करने वाली थी। नेटी के लिए ये कदम और भी ज्यादा प्रभावशाली था। आखिरकार वह नताशिया की स्थिति में रहने की आदी थी। नेटी पर एहसास का एक पल आया। उसे बस एहसास हुआ कि नताशिया से अलग होकर उसने विक्टर के साथ अपने रिश्ते को फिर से पहले जैसा बना दिया है। वह मूल रूप से एक दुष्ट अजनबी थी जिसने उसकी पत्नी और फुलगर कबीले को नुकसान पहुंचाया था। कुछ ऐसा जो उसने वास्तव में किया था। अरे, मुझे माफी मांगनी है। मुझे ये ठीक करना है। मैं उसके गले लगे बिना नहीं चाहता। हालांकि उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वह वास्तव में जो माफी मांगना चाहती थी, वह खुद को आदर्शना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे नताशा ने कहा था। 3 महिलाओं को मदहोशी के हालात में जाते देख नेटी को कुछ पहले आया। उन्होंने अपने गुप्तांगों को डांटा और महसूस किया कि उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ये बिल्कुल नया शरीर है, मैं शुद्ध हो गया हूं। यह अच्छा है। वह छोटी सी तस्वीर है। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसे ठीक से काम करने का मौका मिला था। उनका सपना पूरा होगा, एक प्यारे पति के साथ एक परिवार होने का सपना, एक पूरा परिवार होने का सपना। कुछ ऐसा जो उन्होंने नताशा के माध्यम से पहले ही हासिल कर लिया था। हालांकि यह उसके नियंत्रण में नहीं था। नताशा ने जो कुछ भी महसूस किया, उसने भी महसूस किया। विक्टर ने नताशा को जो जीवन दिया वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसका सपना पूरा हो गया था, और अब उसे फिर से उस सपने का पीछा करना था। कोई बात नहीं। फुलगर्स कभी हार नहीं मानते। मुझे सभी की माफी चाहिए, खासकर मेरी बेटी की, जिसे मैंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब उसने सोचा कि उसने अपनी नन्ही परी के साथ क्या किया है, तो उसके सीने में दर्द होने लगा।
इस दर्द को देखने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा करने से दर्द उसके पूरे दिल में उतर गया, जैसे किसी ने उसे शारीरिक रूप से छुरा घोंपा हो और उसे घुमा घुमाकर उसे यातना दी हो। लेकिन जब तक मैंने ऐसा नहीं किया, मैं विक्टर के लिए अपनी मां की भूमिका निभाऊंगी। सत्यता से कहूं तो ये काम बहुत आसान था। आखिरकार महिला पहले से ही मजेदार कहानी थी। मुश्किल ये था कि विक्टर को शामिल कैसे करना था। नताशा का सपना नैति का भी सपना था और उनका लक्ष्य भी एक जैसा था। अंततः कई निर्णय अलग अलग होने के बावजूद मूल रूप से एक ही व्यक्ति थे। नताशा का लक्ष्य क्या था? अच्छा, उनकी सभी लैटिना महिलाओं को विक्टर को तीसरा स्थान देना चाहिए ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। जब चीजें परिवार में होती हैं तो नी को शांत करना हमेशा आसान होता है। फुफुफू। नताशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने अपनी योजना में एक सहयोगी को प्राप्त कर लिया। अध्याय 863। वे कभी नहीं सीखते। लेकिन इस बार यह अलग होगा। साशा और विक्टोरिया की समस्या का समाधान करने के बाद विक्टर ने फैसला किया कि अब उसकी उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से ये फुलगर परिवार की अपनी समस्या थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसे आने वाली स्थिति के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने यह मामला नताशा और साशा के हाथों में छोड़ दिया। बेशक जाने से पहले वह सभी को नेटी और कार्मिला पर नजर रखने का आदेश देना नहीं भूला। चूंकि अगला कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अवसर था, विक्टर ने सुनिश्चित किया कि सभी लोग बैठक में उपस्थित रहें। और जब उसने सभी का नाम लिया, तो उसका मतलब सिर्फ अपनी पत्नियों से नहीं था। उसका मतलब खास तौर पर अपने सभी सहयोगियों से था। नरक के राक्षस जिन्हें वह नियंत्रित करता था, उसके अपने गुट के नेता, और निश्चित रूप से उसका अपना धर्म भी देखेगा। विक्टर ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि वह अपने धर्म के आर्चबिशप को बुलाए और उन्हें देखने के लिए कहे कि क्या होने वाला है। वह चाहते थे कि उनसे संबंधित सभी लोग देखें कि क्या होने वाला है। बेशक इस तरह की हरकत से साशा, रूबी, वायलेट और अन्ना को थोड़ी चिंता हुई। अगर विक्टर ने उन्हें प्रसारण देखने के लिए प्रशिक्षण रोककर बुलाया था, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ बहुत गंभीर हुआ था या होने वाला था। और जब उन्होंने निक्स और जैनी से मिस्र के पैंथियन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण सुना, तो बिना किसी अपवाद के सभी समझ गए कि वह निश्चित रूप से कुछ करने जा रहा था। उस बेहद बड़े कमरे में, जहां विक्टर से संबंधित सभी लड़कियां थीं, उन सभी की नजर एक विशाल स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर प्रिमोडियल का महल दिख रहा था, जहां बैठक हो रही थी। चुप रहो, लड़कियों, ये शुरू हो रहा है। वायलेट, जिसके बाल थोड़े लंबे थे, ने भीड़ में व्यवस्था लाते हुए चिल्लाया। वायलेट के शब्दों को सुनकर सभी चुप हो गए और स्क्रीन की ओर उत्सुकता से देखने लगे। रूबी को छोड़कर, जो एक एक करके लड़कियों को देख रही थी, जैसे वह मन ही मन कोई सूची बना रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी माँ कहाँ है? रूबी ने सहस्राब्दी का प्रश्न पूछा जब वह अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रही थी। क्या तुम्हें पता नहीं था? जीन बोली। पता नहीं क्या? रूबी ने अपनी भौं उठाई। वह वही थी जिसे विक्टर ने अपनी डेट के लिए आमंत्रित किया था। जीन ने बताया। शुरू में विक्टर खुद ही जीन को ले जाने वाला था, लेकिन जब उसने अपने हत्यारों और जासूसों से यह जानकारी सुनी, तो उसने अपना विचार बदल दिया। यदि जीन को लाना ये कहने के समान था कि वह शांति की पेशकश कर रहा है, स्काटाच को लाना युद्ध की घोषणा करने के समान था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। रूबी ने बस इतना ही कहा और उसने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। यह तो बुरी बात है ना? लिलिथ ने अपनी बेटी से धीरे से कहा। हाँ, ये है, लिली बोली, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। हम वही करेंगे जो हमारे राजा चाहेंगे, अलाइन ने कहा। दानव महिलाओं ने केवल सहमति में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इतनी सारी शक्तिशाली महिलाएं, वह वास्तव में एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, कार्मिला ने टिप्पणी की। गलत, माँ, हम भाग्यशाली हैं कि वह हमारे पास है, नताशा ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। कार्मिला के होंठ झुंझलाहट में हल्के से फड़क उठे जब उसने अपनी बेटी के लहजे में आत्मसंतुष्टि देखी। वह अपनी बेटी के साथ काफी समय तक रही थी और समझ गई थी कि महिला उसे कब उकसाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वह नताशा से कुछ कह पाती, स्क्रीन बदल गई। अब से अलौकिक प्राणियों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। जल्द ही एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसके आंख पर पट्टी बंधी थी और उसके पीछे दो आदमी खड़े थे।
पहला अतिथि, जिसे पिता के नाम से जाना जाता है, कान का देवता, सभी नॉर्समेन का पिता परमेश्वर, ओडिन। लड़कियां तटस्थ निगाहों से देखती रहीं, तथापि उसके बाद जो सन्नाटा छा गया उसे वायलेट ने तोड़ा। मुझे नहीं पता कि यह किसका मूर्खतापूर्ण निर्णय था, लेकिन मैं आपको आपकी मूर्खता के लिए बधाई देती हूँ। उसने देवराजा को दो देवताओं, थोर और लोकी के साथ चलते हुए देखा। उन्होंने हमारे सिर पर इनाम रखकर पूरे ड्रैगन के घोंसले का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की, यहाँ तक कि हमें जीवित पकड़कर प्रजनन गायों के रूप में उपयोग करने के विशिष्ट निर्देश भी दिए। लड़कियों के चेहरे शत्रुतापूर्ण इरादे से काले पड़ गए। गया निक्स और जीन ने जो कुछ उनसे कहा था उसे याद करके वे शुद्ध शत्रुता में गुर्रा उठी। पिताजी नाराज हैं? ऑफिस, जो अन्ना की गोद में था, ने पूछा। गुस्सा? नहीं, मेरी प्यारी बेटी। वायलट ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और खुशी से मुस्कुराई। डार्लिंग केवल क्रोधित नहीं है। उसके क्रोध की गहराई का आकलन करना मेरे लिए मूर्खता होगी, लेकिन एक बात तो निश्चित है। मैंने उसे इस तरह केवल कुछ ही बार देखा है, और पिछली कुछ बार जब ऐसा हुआ था, तो एक पैथियन मानचित्र से गायब हो गया था, और एक पूरा देश पृथ्वी के चेहरे से लगभग गायब हो गया था। और ऐसा तब हमारे कुछ सदस्यों के साथ ही हुआ था। लेकिन इस बार किसी बेवकूफ ने किसी तरह हमारे बारे में जानकारी हासिल कर ली और किसी दूसरे बेवकूफ को हमारे पीछे लगा दिया। वायलट ने निक्स को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने पहले ही कहा था कि यह मैं नहीं हूं। मैं विक्टर को कभी धोखा नहीं दूंगी। निक्स को बुरा लगा। वह बहुत होशियार थी, ठीक है। वह इतनी बेवकूफ नहीं थी। वायलट ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आगे कहा, इस बार वे हम सभी को निशाना बना रहे हैं। तो हाँ, विक्टर अब ठीक नहीं है, और अगर उसने स्कैथर को ले लिया, जो हमारे गुट में केवल उससे ताकत में कम है, और जैसा कि सभी जानते हैं, उसके व्यक्तित्व के समान है। वायलट ने एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए स्क्रीन की ओर देखा। वे बर्बाद हो गए हैं। उनके चारों ओर एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया, जब तक कि अन्ना ने उस सन्नाटे को नहीं तोड़ा। भाषा, वायलट। अन्ना ने उसे डांटा। वायलट ने बस नाक सिकोड़ी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वह इसे ज्यादा न बढ़ा दे। हमें सहयोगियों की जरूरत है, दुनिया के दुश्मन बनने की नहीं। मेरी प्यारी जीन, तुम ये कम आंकती हो कि मेरे पति का आकर्षण कितना घातक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उससे कम नहीं आंक रही हूं। जीन ने वायलट को उत्तर दिया। हाँ, आप हैं। अगर वह दुनिया पर युद्ध की घोषणा भी कर दे, तो मुझे 100% यकीन है कि उस स्थिति में भी उसे सहयोगी मिल ही जाएंगे। वायलट बोली। विक्टर उस प्रकार का व्यक्ति है जो स्वयं को ऐसे ग्रह पर फेंका हुआ पा सकता है जहां वह कुछ भी नहीं जानता, यहां तक कि ग्रह की संस्कृति के बारे में भी नहीं, और कुछ वर्षों से भी कम समय में, वह स्वयं एक शक्तिशाली गुट का निर्माण कर सकता है। मजेदार बात यह है कि उसे ये भी एहसास नहीं होगा कि उसने ये गुट बनाया है, क्योंकि वह तो बस अपने आप ही सब कुछ कर रहा होगा। साशा ने हंसते हुए कहा। मैं उस दृश्य को अपने दिमाग में पूरी तरह से चित्रित कर सकती हूँ। रूबी मुस्कुराई। स्कारलेट बहनों ने रूबी के साथ सहमति में सिर हिलाया। यही बात राक्षसी महिलाओं पर भी लागू हुई। खैर, उसने नर्क में भी कुछ ऐसा ही किया था। मैं ये समझ सकती हूँ, हेलेना ने कहा। इसलिए आपको केवल युद्ध या भविष्य के युद्धों से ही नहीं डरना चाहिए। आपको इन युद्धों के प्रति विक्टर की प्रतिक्रिया से भी डरना चाहिए। वायलट ने आगे कहा। तुम्हें इस साधारण तथ्य से डरना चाहिए कि विक्टर अपना नियंत्रण खो सकता है और सब कुछ खत्म करने का फैसला कर सकता है। याद रखना, जीन, विक्टर के अंदर के राक्षस को बाहर आने से रोकने वाला उसका अहंकार या उसका योद्धा हृदय नहीं है। ये हम हैं। इस वजह से हमारे साथ खिलवाड़ करना ड्रैगन के उल्टे स्केल के साथ खिलवाड़ करने के समान है। वायलट की बैंगनी आंखें बहुत पहले ही बेजान हो चुकी थीं, जिससे कई लड़कियां उसके आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाती थीं। एफ्रोडाइट, जिसकी आंखें वायलट के समान थीं, ने कई बार सिर हिलाते हुए बड़ी मुस्कान दी। यही प्रतिक्रिया नताशा, एग्नेस और मोर्गाना ने भी दोहराई। यहां तक कि राक्षसी महिलाएं भी इन विचारों से सहमत थीं, सिवाय लिलिथ के, जो यहां पागल महिलाओं के इस जमावड़े को देखकर वध किए जाने वाले सुअर की तरह पसीने से तर हो गई थी। मैं निश्चित रूप से ऐसी नहीं बनूंगी, लिलिथ ने खुद से वादा किया। पागलपन का ये स्तर खतरनाक और संक्रामक था, और ऐसा लग रहा था कि यह महामारी की तरह फैल रहा है।
वह बहुत आसानी से बता सकती थी कि इस पागल हरम में पागलपन के कुछ स्तर थे। हालांकि सबसे ऊपर वाले निश्चित रूप से वायलट, नताशा, एग्नेस, मोर्गाना, एफ्रोडाइट और शायद स्कैथा भी थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे अकेली थीं। रूबी, साशा, पेपर, मिजुकी, कागुया, मारिया, ब्रूना, ईव, नतालिया और रॉबर्टा जैसी अन्य लड़कियां भी पीछे नहीं थीं। यह एक पागल घोंसला था। जीन ने वायलट के शब्दों के बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह सही थी। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो 70% अस्तित्व को नियंत्रित करता है, वह कुछ बहुत ही भयावह क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि वह इसे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। आखिरकार हमें भविष्य के दुश्मनों के लिए सहयोगियों की जरूरत है। जीन की सोच ये थी कि उनके पास जितने ज्यादा डिस्पोजेबल सहयोगी होंगे, भविष्य में उनके गुट को उतना ही कम नुकसान होगा। अर्थात उसके विचार सतह पर भले ही अच्छे लगे, लेकिन वे काफी क्रूर थे। एक महिला ड्रैगन और मां के रूप में सहज रूप से वह हमेशा अपने साथी प्राणियों की रक्षा करेगी। और विक्टर की पत्नी के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो परिवार को सबसे अधिक महत्व देता है, वह हमेशा अपने परिवार का पक्ष लेगी। ये नाम ओडिन, लोकी और थोर के नाम पर आने लगे। पहले की तरह होस्टेस, लिम्बो जेल के मालिक, यूनिवर्स में हर चीज के संतुलन के कई निर्धारण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने प्रत्येक मित्र के लिए बैठक की घोषणा की। ओडिन प्रथम थे। इसके बाद रा आए, उनके साथ बहुत ही बुरे सेठ और अनुबिस भी थे। शिव थे। विनाश के देवता का स्वरूप भले ही शांत और तटस्थ रहा हो, लेकिन अधिक प्रभावशाली प्राणी देख सकते थे कि वह काफी चिंतित थे। यह संभावना उनके अपने पंथियन के आंतरिक अखंडता के कारण थी। एक उपस्थिति जिसने सभी को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, वह सेल्स के सर्वोच्च देवता सुसेलिस का प्रकट होना था, लेकिन उनकी सूची में कोई अन्य व्यक्ति की तरह प्रभावशाली नहीं था। स्वर्गदूतों का निर्माता, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मानव का निर्माण किया था, जिसे सृष्टि और प्रकाश का देवता, दिव्य पिता भी कहा जाता है। जब कैमरा लाइट से उस जीव पर प्रकाश डाला गया, जिसके पीछे 2 महादूत चल रहे थे, तो मानव जगत के कुछ समुदाय जो ये देख रहे थे, वे पागल हो गए। ये पता चला कि ईश्वर का प्रमाण है, जास्टर वाला और भी कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। हालांकि इससे पता चलता है कि बिग जी का अनुभव कुछ अलग ही बात थी। तथ्य यह है कि अन्य देव राजाओं की तरह उनका कोई रूप नहीं था। इसका कारण ये हो सकता है कि वे शुद्ध प्रकाशवान प्राणी थे, या ऐसे कुछ लोग अदृश्य थे। अज्ञात मुख्यालय, जो स्वयं रक्त देवता की शक्ति से छिपा हुआ है, तो वह मूर्ति में है। भगवान को देखकर एक मूर्ति ने बुदबुदाया। अपने गुरु और ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए, वेलेरिया एलेकार्थ ने रक्त देवता धर्म के सभी सर्वोच्च मंडल की बैठक का प्रसारण किया। यहां उपस्थित 169 सदस्यों में से एक स्ट्रेंज सी साइंटिस्ट की तलाश की गई। ये सभी महिलाएं मानववा और रक्त देवता धर्म की सबसे कट्टर आस्थावान थीं। वेलेरिया एलेकार्थ ने कुछ नहीं कहा, और बस हिलाया सिर, या जैसे कि वह विश्वासियों की बातों से सहमत हो रही हो। ये एक ऐसा इशारा था जो सभी ने देखा। आखिरकार वह एक मजबूत मंच पर खड़ी थी जहां हर कोई अपने हर बेस को देख सकता था, जबकि उसके बगल में भगवान ने उन्हें जो लाठी दी थी, वह सभी को सीधे दिखाई दे रही थी। मौन के बाद एक गंभीर भावना पैदा हुई, लेकिन जल्द ही यह भावना अस्थिरता में बदल गई, और फिर ढह गई। वे क्रोधित थे क्योंकि ईश्वर ने यह सदा की दृष्टि से कहा था, कभी कुछ न कुछ बदला, वो हमेशा निष्क्रिय रहती है। उन्हें डिजाइन महसूस हुआ क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः दूसरे देवता अलग हो गए, भगवान ने वास्तव में उनकी मदद की और अपने वादे पूरे किए। यह सबसे शानदार उदाहरण हाई प्रीस्टेस था। एक बार एक कमजोर और सामान्य मानव महिला, अब एक खतरनाक महिला बन गई थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था, और यह सब उसके नए भगवान की वजह से था। जो व्यक्ति उनकी परवाह नहीं करता था, उससे नफरत करने या उस पर गुस्सा महसूस करने में समय बर्बाद करने के बजाय, उन्होंने अपनी ऊर्जा को किसी अधिक उत्पादक कार्य पर केंद्रित करने का निर्णय लिया। मुझे आश्चर्य है कि वह कब दिखाई देगा। ये बैठक उनकी वजह से हो रही है, तो शायद वह आखिरी बैठक होगी। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह की मौन बातचीत धीमी आवाज में होने लगी। इनमें से हर महिला का धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था। वे सबसे ज्यादा भक्त थीं, सबसे ज्यादा प्रयास करने वाली और सबसे ज्यादा पुरस्कार पाने वाली।
पहले साधारण महिलाएं अब इतनी सुंदर हो गई थी कि वे पिशाच जैसे अलौकिक प्राणी से लगभग प्रतिद्वंद्वी लगती थी। ये सब उन देवियों के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ जो उनके भगवान की पत्नियां थीं। भगवान उन सभी को आशीर्वाद दे। और इन वार्तालापों से वैलेरिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसा कि मेरे भगवान से उम्मीद थी, आपने उन्हें इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का आदेश दिया, है ना? आप झूठे भगवान कैसे व्यवहार करते हैं, ये प्रस्तुत करके उनकी भक्ति को और मजबूत करना चाहते हैं। यदि इन महिलाओं की भक्ति और भी मजबूत हो गई, तो ये भक्ति उनके अधीनस्थों तक फैल जाएगी, और इससे एक श्रृंखला प्रभाव पैदा होगा जो सभी अनुचरों तक फैल जाएगा। स्वर्गीय पिता के प्रकट होने के बाद पारंपरिक जापानी पोशाक में एक सुंदर महिला प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में एक पंखा पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें सुनहरे रंग की चमक रही थीं, जो सूर्य के रंग की तरह दिख रही थी। अमातेरासु, शिंटो पैंथियन की देवरानी। उसके पीछे उसके दो भाई तसुकुयोमी और सुसानु खड़े थे। फिर से मानव दुनिया में एक छोटी सी हलचल हुई, इस बार जापानी अलौकिक समुदाय में जो सब कुछ देख रहा था। इसका कारण, उन्होंने अमातरासु का चेहरा देखा। आमतौर पर देवरानी कभी भी किसी को दिखाई नहीं देती थी। यहाँ तक कि सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली योकाई भी उसे केवल एक पर्दे या किसी ऐसी चीज के माध्यम से ही देख पाते थे जो उन्हें उसका चेहरा देखने से रोकती थी। यहाँ तक कि शिंटो पैंथियन के देवताओं ने भी शायद ही कभी अमातरासु का चेहरा देखा हो। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे उसके अपने भाइयों को, यह विशेषाधिकार प्राप्त था। सूर्य देवी की सुंदरता देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह अभी तक यहाँ नहीं आया है। अमातरासु के शब्द दुनिया के सभी कोनों में गूंज उठे। ये स्पष्ट था कि महिला किसके बारे में बात कर रही थी। ये वही आदमी था जो इस बैठक के लिए जिम्मेदार था। कितनी शर्म की बात है। उसने अपने कंधे उचकाए और फिर महल की ओर चल दी। वह चाहती है ना? साशा ने पूछा। हाँ, वह करती है, वायलट ने कहा। ठीक है, सभी देवियां ऐसा करती हैं। बस डेमेटर को देखो, रूबी ने बताया। विक्टर की पत्नियों ने डेमेटर की ओर देखा, जो थोड़ा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा अपनी बेटी की छाती में छिपा लिया। दुर्भाग्यवश वे उसे केवल दूर से ही देख सकते हैं। एफ्रोडाइट ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखें किसी भी तरह से सौम्य नहीं थी। वास्तव में, वायलट ने सहमति में मुस्कुराया। अमातरासु अब भी पहले की तरह ही सुंदर है, रिया ने कहा। क्या आप उसे जानती हैं, माँ? हेस्टिया ने पूछा। हाँ, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। ये बताने की जरूरत नहीं कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत बुरा, वायलट बोली। वायलट, रूबी ने झपट्टा मारा। क्या ये सच है? भगवान की कसम, वायलट, मैं कसम खाता हूं कि अगर भविष्य में तुम्हारा बच्चा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह साबुन से धो दूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसका मुंह भी अपनी मां की तरह गंदा हो। आप स्नो कबीले के जीन को नहीं रोक सकते। हम स्वभाव से अपराधी हैं, शर्म करने और उसका चेहरा दूर करने की सारी शालीनता। वह जानती थी कि वह उन शब्दों को अस्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि नताशा, मोर्गाना और जीन जैसी महिलाएं थीं जो उसे मेरी मां की वजह से जानती थीं। ओए, मुझ पर दोष मत डालो। मैंने कुछ नहीं किया, एग्नेस ने झल्लाकर कहा। ओह, और मैं एक संत हूं। मुझे आश्चर्य है कि कौन ऐसी बातें कहता रहता है। वायलट ने ऐसी बर्बर बातें कही कि एक नाविक भी शर्म से लाल हो जाए। जब मैं छोटी थी, एग्नेस ने जब अपने आसपास की लड़कियों को देखा तो वह थोड़ा सिकुड़ गई। कम से कम उसके पास इतनी शालीनता थी कि वह शर्मा जाए और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा ले। वह जानती थी कि वह उन शब्दों को अस्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि नताशा, मोर्गाना और जीन जैसी महिलाएं थीं जो उसे पहले से जानती थी। उद्धरण चिन्ह। बैंगनी, क्या तुम लड़ना चाहती हो, कुतिया? मैं तुम्हारे इस खाली दिमाग में कुछ समझ भरने जा रहा हूं। जबकि रूबी और वायलट पास में ही लड़ाई शुरू कर रहे थे। साशा ने ऑफिस की तरफ देखा और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि अन्ना ने लड़की के कान को ढक दिया है। चूंकि उसने चमड़े के दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए आवाज का अंदर आना और भी मुश्किल था। अच्छा काम किया, अन्ना। साशा ने अंगूठा दिखाया। अन्ना ने सिर हिलाया। मैं खेलना चाहती हूँ। मारिया जैसे ही कुछ कहने वाली थी, कगुया ने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया। तुम नहीं कर सकते।
ए है, अपनी नौकरानी होने का गौरव बनाए रखो, तुम अभी भी काम पर हो। कागुया ने कहा। उफ, ठीक है, बॉस। कागुया ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह मारिया और रोबर्टा को खुली छूट नहीं देगी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये दोनों महिलाएं वायलेट के साथ मिल गईं तो किस तरह की अराजकता पैदा होगी। डॉट डॉट डॉट। अब जबकि देवताओं का परिचय हो चुका था, अब नश्वरों का समय आ गया था। अध्याय 864, वह यहाँ है। अध्याय 864, वह यहाँ है। अब जबकि देवताओं का परिचय दिया गया था, अब नश्वरों का समय आ गया था। व्लाद ड्रैकुल टेपेस सबसे पहले आए और उनके साथ एक शख्स था जिसे जीन ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना था। एडम। कमरे में चिकन और फ्राइचिट की गर्जना फुटपाथ। व्लाद, तुम मूर्ख हो। तुमने उसे साथ क्यों दिया? जीन ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी शुद्ध शक्ति चमक रही थी जब उसका ड्रैगन पंख प्रकट हुआ। जीन के विस्फोट से वायलेट और रूबी ने अलग अलग बंद कर दिया और स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों महिलाएं तुरंत एक दूसरे को छोड़कर चली गईं, उनका व्यवहार बिल्कुल गंभीर हो गया। वह आदमी क्या सोच रहा है? तीसरा पतला व्यक्ति यहां ला रहा है, नेटी बोली। ये बिल्कुल जीन के विचार थे। वह अपने बेटे को अपमानित करने या ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही थी, ये सीमा सिर्फ का मामला था। एडम 30 शक्तिशाली लोगों के बीच मौजूद होने के लिए बहुत बेकार था। शायद वह अपने बेटों को शेरों के सामने ला रहा है, दानव सेनापति वाइन ने कहा। उसे सबसे शक्तिशाली राक्षसी शिक्षा का एक तरीका के बारे में। इन शब्दों से जीन के शरीर से वापस जाने वाला दबाव और भी बढ़ गया। महिलाओं ने वाइन की ओर से कठोर संबंधों को देखा और उन्हें चेतावनी दी कि वह जो कुछ भी कहें, सावधानी बरतें। वाइन ने माफी प्रार्थी भाव से अपना गाल खुजा लिया। ज़ाड्रेक, जो हवा में तैर रहा था, जीन के पास पहुंचा। उसने कुछ शब्द कहे और जल्द ही वह अचेतन शक्ति जो जीन छोड़ रही थी, उसके चारों ओर अलग अलग जगहें लगी हुई थी। शांत हो जाओ, तुम उसे और भी बेहतर तरीके से जानते हो, अपना दिमाग लगाओ, ज़ाड्रेक ने ठंडे स्वर में ड्रेकोनिक भाषा में कहा जो केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। इन शब्दों में जीन को उसके रोबोट से जगाया गया और उसने अपनी सहज प्रवृत्ति पर आस्तिक पा लिया। वह अभी भी वैधानिक बनी हुई थी, लेकिन अब वह और भी अधिक वैधानिक हो सकती थी। कुछ सेकंड के विचार के बाद उसे लगा कि वाइन की बातें कुछ दम है। व्लाद एडम में निवेश किया जा रहा था, उसे दिखाया गया था कि दुनिया कैसे काम करती है। क्यों वह ऐसा क्यों कर रही है? यह मेरा कारण क्या है? जीन को बस यही लगता है कि यह सब उसकी वजह से है। व्लाद का मानना था कि उनका मूल मानव नहीं था क्योंकि उन्होंने उनका सामना करते हुए समय शक्ति का प्रदर्शन किया था। क्या इस अनुमान पर दांव लगाया जा रहा है कि मेरे बेटे को कुछ क्षमता हासिल हुई है? दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं होगा। जीन एक अनोखा नमूना था और उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता था। यदि भविष्य में उसका बच्चा भी होगा, तो उस बच्चे को केवल शारीरिक गुण ही विरासत में मिलेंगे, उसकी आत्मा की क्षमता नहीं। खैर, ये अतीत की बात है। अब जब उसकी आत्मा उसके वर्तमान शरीर के साथ विलीन हो रही थी, तो विक्टर के साथ उसका जो बच्चा होगा, उनमें बहुत अधिक क्षमता होगी। लेकिन उनका मानना था कि ये बच्चा भी आदिम ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा या उनके पास उनकी तरह की एक अनोखी आत्मा नहीं होगी। आखिर, अगर जीन जैसे कई जीव होते हैं तो ब्रह्मांड टूट जाते हैं। संतुलन बना रहना, लकड़ी वह कुछ भी करे, और यह उसके बच्चों को उसकी विरासत में लेने से रोकेगा, जैसे कि आदिम ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता, उदाहरण के लिए। अंततः, केवल आदिमानव ही उस ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। जीन यूनिवर्सल ट्री के संरक्षक थे, और परिणामस्वरूप, वह यूनिवर्सल ट्री से जुड़े हुए थे। वह रॉक्सैन के लिए एक बड़े आदमी की तरह थी। इस संबंध के कारण, वो उस सत्य द्वारा दिए गए अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद भी आदि ऊर्जा का उपयोग कर सकती थी। जीन, शांत हो जाओ। एडम को कुछ नहीं होगा, प्राइमरी अपने क्षेत्र में संघर्ष की शुरुआत नहीं करेगा, मोर्गाना ने कहा। यह तो कहना ही है कि विक्टर भी वहां होगा। इन शब्दों में महिला को तुरंत शांत कर दिया। विक्टर उस पर बहुत भरोसा करता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी व्लाद से साजन चाहता हूं। मोर्गाना ने सिर हिलाया पर केवल सहमति व्यक्त की। जिन महिलाओं ने जीन की बातें बताईं, वे व्लाद के लिए दुखी थे, जिन्होंने एक महिला ड्रैगन को उकसाया था।
लड़कियों के साथ जीन का व्यवहार हमेशा दयालु, शांत और शांत रहने वाला था। वह एक बहुत ही मिलनसार और शांत महिला थी। और आमतौर पर ऐसी महिलाएं ही होती हैं जो सबसे ज्यादा खराब होती हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब उसने स्क्रीन पर अपने बेटे को देखा तो वह भड़क उठी। व्लाद को अचानक बुरा लगा। उसने सोचा, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वह एडम की क्षमता पर दांव लगा रहा था, इसलिए उसने इस उद्देश्य के लिए जीन के गुस्से को भड़काने का जोखिम उठाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे ऐसा लगा कि उसे बुरा लगा। सत्य से कहा तो उसने सोचा कि उसके बेटे को इस स्थान पर जोखिम उठाना था, लेकिन वह एडम की क्षमता पर दांव लगा रहा था, इसलिए उसने इस उद्देश्य के लिए जीन के गुस्से को खतरे में डाल दिया। सूची में अगला नाम योकाई हारुना और उनके सबसे बड़े वफादार कुरोका का था। हारुना की शक्ल देखकर कुछ मशवरे की यादें तन गईं। कारण, जब उन्होंने पहली बार देखा तो कहीं न कहीं वह उससे ज्यादा सजीले और चमकदार थे। ओह, वह 10 पूंछ वाली फॉक्स बनने वाली है। अमात्रासु ने तुरंत हारुना की आहा को पहचान लिया। मुझे नहीं पता कि विक्टर इस महिला को क्या दे रहा है, लेकिन मैं इसे अपने लिए चाहता हूँ। क्या वह और भी अधिक सुंदर है? N0 वे एल्बन कोसेप्स्टेडेटी। 10 पूंछ वाली फॉक्स बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब दिव्यता प्राप्त करना था। यूकेई ऊर्जा के रूप में युकी का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और दिव्य ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आरुना के मामले में सेंजुत्सु ने अपनी क्षमता को नियंत्रित करने के कारण, जो मूल रूप से विश्व वृक्षों द्वारा नियंत्रित प्रकृति की ऊर्जा थी, आरुना की बढ़ी हुई शक्ति के साथ वह उस ऊर्जा को और भी बेहतर से नियंत्रित करने में सक्षम था। असमर्थ होगा। उसकी क्षमताएं अपार हैं। यह विचार हर उस व्यक्ति के मन में आया जिसने पुरानी आरुना और वर्तमान आरुना को देखा था। कुरोका ने अन्य वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह पहली बार बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन उसका कंपैरिजन हारून द्वारा किया गया था जो कि कॉमिक से नहीं किया जा सकता था। उस समय हर कोई हैरान रह गया कि रक्त देवता यह महिला क्या खा रही थी। यह सर्वविदित था कि युकाई और विक्टर सहयोगी थे, लेकिन जब उन्होंने घोषणा की तो यह विचार नष्ट हो गया। युकाई के प्रतिनिधि, युकाई के सर्वोच्च कमांडर ओत्सुकी एलुकार्ड हारुना। हाँ, एक क्षण के लिए सभी अलौकिक प्राणी अवाक रह गए। अल्लुकार्ड, वह उस अल्लुकार्ड के बारे में क्या बात कर रहा है? सभी के विचार एक जैसे लग रहे थे क्योंकि वे सभी कुछ एक जैसे लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह। और सोचा कि उनका गठबंधन एक राजनीतिक विवाह था। अमात्रासु ने आश्चर्य से कहा। हारुना चतुर है। वह एक बहुत ही शक्तिशाली सहयोगी और एक बहुत ही सक्षम पति है। उसने मूल रूप से सभी यूके के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम उठाया है, सुकुयोमी ने कहा। जैसे ही हारुना महल में पैलम हुई, सभी तीर्थ स्थलों के नजारे उसकी ओर मुड़ गए। इतने सारे शक्तिशाली जादूगर का उसे इस तरह से देखना किसी भी जीव को डराने से कांपने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन हारुना, वह बस नाक भान सिकोड़ रही है। ताकतवर, उसके पति की सभी पत्नियां शक्तिशाली राक्षस थी, और उसके पति खुद भी बड़े राक्षस थे। ऐसे दबाव का उस पर कोई असर नहीं होता। जब कोई नया मेहमान आया तो ग्रुप का ध्यान बंट गया। इस नए मेहमान को देखकर एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, और दूसरे व्यक्ति ने उनसे बहुत प्यार किया। मेरा बेटा, उसे देखते हुए बहुत समय हो गया, लोकी ने सोचा। समर से आ रहा है, जो वेयरवुल्व्स का प्रतिनिधि है, ताशा फेनरी एलुकार्ड, और उसके दोस्त के रूप में, वह नोस पंथियन में राग्नारोक आने वाले के रूप में जाना जाता है। द बेस्ट ऑफ द एंड फेनरी। GR, विशाल भेड़िया अपराधी छोटा गुर्राया, उसे जानवर कहना पसंद नहीं था। ताशा ने बंद कर दिया और धीरे धीरे फेनरी के पैर को हिलाया। इस शुरुआत से भेड़िए ने ताशा की ओर देखा और उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई। इसमें घोषणा की गई कि कुछ सेकंड के लिए सभी का दिमाग बंद कर दिया जाएगा। ताशा फेनरीर अल्लुकार्ड। हाँ, इस आदमी ने इस महिला को अपने लिए कब लिया? और वोल्क का क्या हुआ? ये तो दिखाने की जरूरत ही नहीं। क्या फेनरीर स्वयं भी नम्रता का किरदार निभा रही है? इस खास बात ने नॉर्सपैथियन ग्रुप को बेहद हैरान कर दिया। उन्होंने वुल्फ का ऐसा मृत व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। लोकी ने अपने बेटे को भी पहले कभी इतना आसान व्यवहार नहीं करते देखा था। जैसे ही ताशा और फेनरीर ने महल में प्रवेश किया, आरुना वाला दृश्य गया, सभी ने उसे देखा, और अब ग्राहकों ने उन्हें ताशा की नई विशेषताओं और उनकी शक्ति के स्तर का पता चला।
एक देव राजा। आखिर वह पुरुष इन महिलाओं को क्या खिला रहा था? रा, सेठ और अनुबिस ने ताशा को जटिल आंखों से देखा। आखिरकार वो उनकी देवताओं की देवी थी। उन्हें इतनी शक्ति के साथ देखकर उन्हें ऐसे मजबूत कुलीन सैनिकों का दुख हुआ। जब सब लोग उस महिला को देख रहे थे, फेनरीर और ताशा शांति डर हारुना की ओर चले गए। ताशा हारुना के पास बैठी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ थोड़ा सिर हिलाया। वे पहले कभी कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलते थे, लेकिन अपने सामान्य परिचित होने के कारण वे सहयोगी थे, या यूं कहते थे कि वे परिवार थे। फैना ने ओडिन की ओर अपनी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक के साथ देखा, जिससे बूस्टमैन की पहली ऊंची इच्छा हो गई। अनजाने में उसने अपने वफादार भाले को हाथी की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। ओडिन का दिमाग फिर से खराब हो गया और वह स्थिति का अधिक सारगर्भित से विश्लेषण करने लगा। फेनरी ई-कॉमर्स पर लेट गया और अपनी ऑनलाइन बंद कर ली। यदि यह कोई सामान्य अवसर होता है तो ये खंड और भी अधिक उत्पाद होता है, लगभग युद्ध की स्थिति पर। लेकिन ये कोई सामान्य अवसर नहीं था, यहाँ होने वाली हर बात का प्रसारण हो रहा था। इस कारण से ताशा ने रा, सेठ या अनुबिस को उकसाया नहीं और इसके बजाय अधिक संयमित व्यवहार किया। उसे अपनी छवि बनाए रखना आवश्यक था। शुरू में चुड़ैलों की रानी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन हाल की घटनाओं के कारण वह उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए हम अगले अतिथि के पास जाएंगे। एक नए धर्म का देवता जो संपूर्ण विश्व को अपने में समाविष्ट करता है, जो कभी पिशाचों का पूर्वज था और अब रक्त ड्रैगन का पूर्वज है। ड्रैगन का एक नया सिद्धांत जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले कभी दर्ज नहीं किया गया है। मानुषों द्वारा रक्त के देवता के रूप में जाना जाता है। नरक का वर्तमान राजा जो नारकीय राक्षसों का 777 सेना का नेतृत्व करता है, अपनी तरह का पहला काम करता है। एनोमली, विक्टर एलुकार्ड। मेहमान लिम्बो के मालिक की ओर से मित्रों से देखते रहे, आश्चर्य करते रहे कि वह इतना उत्सुक क्यों है। यह अलग अलग व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसे क्या कर्मचारी नहीं होना चाहिए? उनके पास उनके बारे में कई रूढ़िवादी बातें थीं, लेकिन किसी ने भी ऐसा आदिम व्यवहार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। वे पागल नहीं थे, और अगर वे भी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया उन पर टूट पड़ी है। यह थोर अपने भाई के साथ जमीन पर जोर से गिर गया, जो बहुत देर से जमीन पर लेटा था और उठ नहीं रहा था। शिव ने अपनी सारी चीजें बेकार कर दी, लेकिन बेकार रहे, जबकि विनाश की आह ने उनके शरीर को अधमरा कर दिया। और यह निरंतरता कि मुझे स्थायी रहने के लिए अपनी शक्ति की आवश्यकता होगी। विकास का ये स्तर पूरी तरह से तर्कहीन है, वह एक राक्षस है। स्वर्गीय पिता ने अपने स्वर्गदूतों को अपनी ऊर्जा से आच्छादित करते हुए एक चंचल मुस्कान का चित्रण किया। कुछ ऐसा ही ओडिन ने भी अपनी मूर्छा से जगने के तुरंत बाद किया था। देव राजा के रूप में सुसेलिस को पहली बार इस दबाव का एहसास हो रहा था। क्या वह वास्तव में नश्वर है? इस बारे में उन्हें गंभीर संदेह था। मिस्र के देवताओं की स्थिति के बारे में और भी बुरा कहा जा सकता है। यदि रा नहीं होता है, तो बाकी दो देवता भी लोकी की तरह दिखाई देते हैं। यही बात अमात्रासु के समूह पर भी लागू होती है, जो केवल देव रानी के कारण ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। जब छाया तूफान की तरह दिखाई दिया तो दबाव और भी बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह। इस आदमी में कितनी ताकत है? सुसानो ने बड़ी मुश्किल से पूछा। मुझे लगता है कि यह पृथ्वी के आकार के 4-6 चिन्हों के बराबर है। लिम्बो के मालिक ने शांति से उत्तर दिया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, और इन शब्दों ने सभी को बिल्कुल शांत मौन कर दिया। इस बार तो हारुना और ताशा भी चौंका देने वाला हो गया। उन्होंने कहा कि उनका पति शक्तिशाली है, लेकिन एक आदिम के मुख से सीधे तौर पर यह उपदेश एक अलग ही प्रभाव वाला था। क्या? शिव ने अविश्वास में कहा, यह देखा कि उनके देवताओं में काली के समान भी शक्ति नहीं थी। ये स्थिर है। ये भिन्नता कि मेरा आयाम उसकी विशिष्टता का सामना नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत आयाम था, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। ये वास्तव में एक जगह थी जहां उन्होंने अलौकिक मछुआरे की बैठकें आयोजित की थीं। उनका और वास्तविक आयाम लिम्बो जेल था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी शक्ति यहां सीमित होगी, अंततः ये भी उसका क्षेत्र था। उसने बस इस जगह पर विक्टर जैसी शक्ति वाले किसी व्यक्ति को शामिल करने के लिए नहीं बनाया था।
वह स्पष्ट रूप से अपना पावर पाइप छिपा नहीं रहा है। यह एक चेतावनी है। ठीक है, मैं उसके साथ नाटकीय खेल खेलता हूँ। लिम्बो के मालिक ने मनोरंजन की एक छोटी सी आंतरिक मुस्कान की तस्वीर खींची। उसे यह एहसास काफी समय हो गया था। तुम्हारी शक्ति ही आयाम में हलचल पैदा कर रही है। मैंने इस जगह पर शक्ति स्तर के किसी भी व्यक्ति का सामना करने के लिए नहीं बनाया है। मुझे इसे ठीक करना होगा। उन्होंने ऐसे कहा ये कोई परेशानी वाली बात हो। इन शब्दों में वहां मौजूद सभी लोगों ने दर्शकों को झकझोर दिया। समूह दूसरा जो सुअरों की तरह का भोजन बहा रहा था, वह मुख्य रूप से मिस्र के पंथियन का था। रा ने सेठ की ओर से कई बातें की गईं, जिनमें कई की मौत भी शामिल थी। सेठ मन ही मन खुद को कोस रहा था, उसे छोड़ना चाहिए। कुछ इस तरह लिम्बो के स्वामी ने अपनी उंगलियां चटकाएं और सभी देव राजा स्तरों के देवताओं ने वियतनाम में परिवर्तन महसूस किया। हो गया, अब मेरा आयाम आपकी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। जिस क्षण ये शब्द निकला, अंधेरे का होने का तूफान तेज लगा और जल्द ही लाल और रंगीन तूफान में विलीन होने लगा। अगले ही पल तूफान से दो पंख फूटे और चारों ओर शक्ति का विस्फोट हुआ। जल्द ही ग्रह और अलौकिक समुदाय के हर कोने में उन्होंने विक्टर अलुकार्ड को देखा, वह व्यक्ति जिसने ये सब अराजकता पैदा की थी। पीछे की ओर इशारा करते हुए लॉन्ग ड्रेकोनिक यांगो, दो बड़े पंख, बेरल रंग के विवरण के साथ एक पूर्ण ओब्सिडियन रंग का कवच जो कि बेरल आग की तरह सांसस लेयर्स का आभास कराता था। लंबे काले बाल जो चारों ओर तैर रहे थे, शुद्ध नारकीय धुएं से चमकते हुए थे, और काले बाल जो कि गहरे लाल बैंगनी रंग में चमक रहे थे। क्या वह यहाँ है? वेलेरिया अचानक चीख थोड़ा डर गया। क्या इससे पहले कि वह कुछ कह रहा था, अराजकता फैल गई। जल्द से रिकॉर्ड करो, हर संभव कोने से रिकॉर्ड करो। लिस्बेथ ग्रेगरेव, एक डार्क एल्फ जो सबसे कट्टर उच्च स्थिति वाले वफादारों में से एक थी, ने आदेश दिया था। हाँ, हमें सभी को 8K में कुछ शूट करना चाहिए। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। हमारा भगवान कुटिया, वह हमारा भगवान है। हमारा रक्त देवता। एक अनुचर गुर्राया। प्रसाद तैयार करो, रेना चिल्लाए। वह एक खोई हुई वेयरवुल्फ थी जो धर्म के आर्कबिशप में से एक बन गई थी। अचानक कई धमाके, घायल वे पुरुष या महिला सामने आने लगे। इनमें से हर कैदी ने मानव उत्पीड़न, बलात्कार, नाबालिगों का शोषण आदि जैसे कई अपराध किए थे। वे समाज के लोग थे। पागल, तुम पागल हो, एक महिला चिल्लाए। उस पर सबसे बड़ा अपराध करने का आरोप लगाया गया, अपनी बेटी को पैसे के लिए शोषण के लिए बेच दिया। एक अनुचर ने अलौकिक से एक लाल खंजर बना लिया और महिला की गर्दन काट दी। महिला की धीमी आवाज में उसके शरीर को गिरा दिया गया और उसकी विशाल सिर की प्लेट पर जा लगा, और जल्द ही अधिक खून निकला। खून के लिए खूनी भगवान। उसने हमारे लिए पापियों का खून बहाया ताकि अपराधियों की रक्षा हो सके। एक अनुचर ने एक आदमी के सिर पर चाकू मारा। खून के लिए खूनी भगवान। हम एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। विश्वास है कि सबसे बड़ा अपराध है जो एक आस्तिक कर सकता है। क्योंकि आप न केवल अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, बल्कि आप अपने ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं, जो आपकी मदद करेगा। आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कई अनुचरों ने वुल्फ छोड़ दिया और उस गद्दार महिला पर युद्ध करना शुरू कर दिया, जिसने उनके विरोधियों को जानकारी लीक कर दी थी। हर वार के साथ वेलेरिया को वहां मौजूद सभी लोगों की नफरत साफ नजर आ रही थी। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं महिला ने भी मांग नहीं की क्योंकि उसका शरीर जल्द ही मर गया। खून के लिए खूनी भगवान। वेलेरिया ने जब ये दृश्य देखा तो वह कई बार अपनी इनलाइन झपकाई। कट्टरता का स्तर उस पैमाने पर दर्ज किया गया जिसका माप प्रभावहीन था। वह रुको, कृपया मुझे मत मारो। मौन, सब कुछ रिकॉर्ड करो। हमें अपने ईश्वर की प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह हमें देख रहा है। एल्फा के शब्दों का प्रमाण तब मिला जब विक्टर ने स्क्रीन की ओर देखा और प्रभाव सा मुस्कुराया। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। यह एक ऐसी भाषा थी जो उनके नश्वर दिमाग के लिए समझ से बाहर थी। लेकिन चमत्कार को दोषी नहीं ठहराया जा सका। यहां सभी शामिल हुए रक्त लालाहा से बढ़ गए, और फिर सभी ने अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस की। उद्धरण चिन्ह। तुम और भी सुंदर हो गए हो। एक अनुचर ने अपनी सहेली की ओर रुख किया। आप भी।
जिस क्षण इन दो अनुचरों ने ये कहा, अन्य लड़कियों को एहसास हुआ कि वे भी अधिक सुंदर हो गई हैं। प्लेट पर गिरा खून हवा में उड़ गया और फिर से सबका ध्यान अपनी ओर निकाल लिया। जल्द ही एक वाक्य सामने आया, मेरे प्रिय विश्वास लोग, मैं हमेशा रहता हूं। इसके बाद खून वापस प्लेट में आ गया। पूरे इलाके में संवाद छा गए। वे पूरी तरह से रेस्तरां में थे। आस्था रखना एक बात, और दूसरी ओर यह कि आपके ईश्वर ने उस आस्था बात का सीधे तौर पर बदला था, इस तरह के स्पष्ट मूल से चुकाया। ये क्रिया बस कमोत्तेजनापूर्ण थी। वे इससे पहले थके हुए नहीं थे। अगले ही पलों में उनकी आंखों में एक जैसा दिल दिखाई देने लगा और उनकी आंखें पूरी तरह से बेजान हो गईं। आर्कबिशप लिज़बेथ सही है। वह हमें देख रहा है। वह हमेशा हम पर नजर रखता है। खून के लिए खूनी भगवान। खून के लिए खूनी भगवान। इस कट्टर कोरस के साथ अपराधी पुरुषों और महिलाओं की चीखें भी सुनाई दे रही थी। उद्धरण मास्टर, आप अद्भुत हैं। अब मैं आपकी योजना समझ गया हूं, जैसे मेरे भगवान से सामान था। वेलेरिया ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। और वह वहां सभी लोगों से अधिक कट्टरता से फुसफुसाए, रक्त देवता के लिए रक्त में शामिल हुए। वेलेरिया ने अपनी लाठी से जमीन पर मारा और चिल्लाई, प्रसाद तैयार करो। आज हम अपने भगवान के लिए नरक को पापियों से भर देंगे। ओह! अपने ईश्वर के भक्तों की इस मनमोहक पुकार से वेलेरिया ने प्रार्थना की, मुझे एक नई मूर्ति बनानी चाहिए जो मेरे स्वामी के वर्तमान स्वरूप को सही रूप से दर्शन दे। अध्याय 865। तो ये शुरू होता है। अनिश्चितताएं, भ्रम, भय, घृणा, ईर्ष्या, अविश्वास, प्रशंसा, जुनून। विक्टर के प्रति जनता की भावनाएं मिश्रित थीं। प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में कुछ सोच रहा था। प्रत्येक की उसके बारे में एक राय थी, लेकिन चाहे वे जो भी महसूस करते थे, चाहे वे जो भी सोचते थे, एक विशिष्ट भावना सर्वोच्च थी। डर। प्रमुख शक्तियां उसकी अज्ञात क्षमता से भयभीत थी जो चार्ट से परे थी। उनके दिमाग में, वे बस ये समझ नहीं पा रहे थे कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही एक दानव राजा के रूप में शक्तिशाली था, इतने कम समय में और भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है। युद्ध के करतबों को छोड़ दे तो विशुद्ध ऊर्जा के मामले में विक्टर अकेले ही सभी उपस्थित देवताओं पर भारी पड़ गया। ये कल्पना करना हास्यास्पद था कि एक नश्वर प्राणी के पास इतनी शक्ति हो सकती है। हाँ, वह ड्रैगन का पूर्वज था और ड्रैगन के हृदय तक उसकी पहुंच थी, जो वास्तव में एक परमाणु रिएक्टर था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास ऐसी शुद्ध शक्ति नहीं होनी चाहिए थी जो स्वयं शिव को भी पूरी तरह से ग्रहण कर लेती। आदम से ये सुनना कि विक्टर के अस्तित्व को समायोजित करने के लिए उसे बैठक के स्थान को थोड़ा बदलना पड़ा, यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि यह आदमी नहीं, ये राक्षस, ये दानव, यह अज्ञात प्राणी, एक ऐसा अस्तित्व था जिसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। यह विचार सभी के मन में तब और भी स्पष्ट हो गया जब विक्टर के पास आग की लपटों का एक तूफान आया, और पंखों की एक और जोड़ी, इस बार लाल तराजू के साथ, दिखाई दी, जिसने चारों ओर आग फैला दी। विक्टर की तरह ही महिला ने भी पूरा कवच पहना हुआ था, लेकिन रंग काले से ज्यादा लाल थे। लंबे रक्त लाल बाल, ज्वलंत लाल ड्रैगन जैसी आंखें, सिर पर दो लाल सींग जिनके सिरे शुद्ध मैग्मा की तरह चमक रहे थे। महिला की शक्ति उसके चारों ओर फूट पड़ी, जिससे ऐसा माहौल बना जो एक ही समय में बर्फीला और गर्म दोनों था। हालांकि उसकी ऊर्जा विक्टर जितनी जबरदस्त नहीं थी, फिर भी यह ड्रैगन के मानकों के हिसाब से बेतुकी थी, जिससे साबित होता है कि विक्टर की वंशावली कुछ भी हो लेकिन सामान्य नहीं थी। लेकिन उसकी शक्ल सूरत ने सबका ध्यान सबसे ज्यादा नहीं खींचा, बल्कि उसकी आंखों की चमक ने सबका ध्यान खींचा। मार्शल आर्ट के देवता और ओडिन और थोर जैसे अनुभवी सरदारों ने इसे तुरंत पहचान लिया। एक ग्रैंड मास्टर। फिर ये वह बात नहीं थी जिसने उन्हें इतना चौंकाया। आखिरकार वे पहले से ही जानते थे कि स्कैथा उन कुछ प्राणियों में से एक था जिनके पास यह उपाधि थी। जिस बात ने उन्हें चौंकाया वह था, यह महिला ग्रैंड मास्टर्स के शिखर पर थी। वह एक ऐसे अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर थी, जहां कोई भी मार्शल कलाकार कभी नहीं पहुंच पाया था, और यही बात इन उपस्थित मार्शल कलाकारों को आश्चर्यचकित कर रही थी। ये कैसा राक्षस है, यह विचार सभी के मन में आया। जैसे कि इस अवसर की उम्मीद कर रहे हों, लिम्बो गाय की आवाज फिर सुनाई दी, और महिला की पहचान की। दुनिया में ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंचने वाले कुछ प्राणियों में से एक, द गॉडेस लेयर स्कैथा स्कारलेट एलुकार्ड, उनके निजी अंगरक्षक के रूप में उनके साथ है।
महिला ने एक सुंदर भाव के साथ अपने बालों को पीछे फेंका, उसके पंख पीछे की ओर मुड़े हुए थे, लेकिन वे गायब नहीं हुए। वह गर्व से अपनी जातीय विशेषताओं को प्रदर्शित कर रही थी। रोज ने टिप्पणी की, मुझे कहना होगा कि स्कैथर ने निश्चित रूप से अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। वह निश्चित रूप से इस सारे ध्यान का आनंद ले रही है। रूबी ने रोज से सहमति जताई, हालांकि वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो इतने दिखावटी ढंग से ध्यान आकर्षित करना पसंद करती थी। वह आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करती थी, लेकिन इस बार यह स्पष्ट था कि वह सारे ध्यान का आनंद ले रही थी। ऐसा लगता है कि उसके ड्रैगन पक्ष ने उसे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक सीधा बना दिया है, रूबी ने सोचा। वायलट ने चुपचाप विक्टर के बगल में स्कैथर की उपस्थिति देखी। वह खुद को स्कैथर की जगह पर कल्पना करने से नहीं रोक सकी, लेकिन यह एक दूर की वास्तविकता थी। वह अभी तक इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन उसकी भावनाएं साशा, रूबी और एफ्रोडाइट से छिपी नहीं रह सकी। ईर्ष्या मत करो, वायलट, एफ्रोडाइट ने धीरे से कहा। एक दिन तुम्हारा समय आएगा। उद्धरण चिन्ह। अगर मैं कहूं कि मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है तो मैं झूठ बोलूंगी। वह एक महारानी की तरह उसके साथ रहना चाहती थी। वह अपने दिमाग में उस दृश्य की स्पष्ट कल्पना कर सकती थी। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी व्यर्थ बात पर ध्यान देने के बजाय मुझे और अधिक मजबूत बनने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। एफ्रोडाइट ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे यह मानसिकता पसंद आई। यदि आप विक्टर जैसे असामान्य व्यक्ति नहीं हैं, तो समय की शुरुआत से ही मौजूद शक्तिशाली प्राणियों को पार करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। यही विचार स्कैथर पर भी लागू होता है, जिसके पास 2000 वर्षों का अनुभव था। वह न केवल प्रतिभाशाली थी बल्कि कड़ी मेहनत भी करती थी। इस महिला को इतनी जल्दी पार करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। वायलट को यह बात समझ में आ गई। ये सामान्य ज्ञान था, लेकिन अपने पति की तरह वह सामान्य ज्ञान को तोड़कर एक योग्य महारानी बनना चाहती थी। इसलिए उसने वह किया जो विक्टर ने कई बार न करने की सलाह दी थी। उसने भविष्य की ओर देखा। वायलट की बैंगनी आंखें हल्की सी चमक उठी, और एक पल के लिए उसने खुद की एक बुरी छवि देखी, जिसके 2 बड़े सफेद पंख थे। उसने काले रंग की बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी और वह हवा में तैर रही थी। वही विशेषताएं और रूप होने के बावजूद वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। वह अधिक अनुभवी, अधिक परिपक्व और अविश्वसनीय रूप से मजबूत लग रही थी। वह हवा में तैरती हुई दूर स्थित एक भविष्यदर्शी शहर को देख रही थी, जिस पर कई ड्रैगनों द्वारा हमला किया जा रहा था। अचानक भविष्य की वायलट ने अपना चेहरा अतीत की वायलट की ओर घुमाया। उसकी बैंगनी रंग की आंखें अतीत की वायलट की तरह ही मंद मंद चमक उठी। शहर का दृश्य बंद हो गया, जिससे अतीत की वायलट और कुछ नहीं देख पाए, और जो कुछ बचा था वह था उसका भविष्य का रूप। मेरे भूतपूर्व स्वर, तुम सचमुच डार्लिंग की कभी नहीं सुनते, है ना? वह मंद मंद मुस्कुराए। अतीत की वायलट ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हे, तो उस दिन मेरे चेहरे पर यही भाव थे। वायलट ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। ये व्यर्थ है, तुम्हारा वर्तमान स्वरूप उन शक्तियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है जो हमें अपने पिता से विरासत में मिली है। इसलिए मेरे साथ संवाद करना असंभव है। उसने इस तरह से कहा कि अतीत में वायलट पहले कभी मुस्कुराई नहीं थी। यह एक दयालु, सौम्य और लगभग मातृवत मुस्कान थी, मानो वह अन्ना को मुस्कुराते हुए देख रही हो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन्हें बोलने से मैं कई बातों पर समझौता कर सकती हूँ, और यह समस्या पैदा करेगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में शरारती चमक चमक उठी। लेकिन मैं तुम्हें 3 सलाह दे सकती हूँ। उसने अपनी सलाह दिखाने के लिए 3 उंगलियां उठाई। हमारे पति की चेतावनी सुनो। हमेशा की तरह वह सही थे जब उन्होंने कहा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। उन्होंने उदास स्वर में कहा, जैसे कि वह अपने अतीत, अपने स्वयं के अतीत के बारे में कुछ सोच रही हो। वायलट उस भाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये वही भाव था जो उसके पिता को खो देने पर था। क्या हुआ? मैंने क्या किया? अभी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें और इसे केवल युद्ध के लिए उपयोग करने का प्रयास करें। डार्लिंग ने हमारे लिए जो भी लाभ तैयार किए हैं, उनका उपयोग करें, मजबूत बने, ड्रैगन बने, और कोई भी ड्रैगन नहीं, बल्कि सम्राट के साथ चलने वाली ड्रैगन महारानी बने।
भावी वायलट ने 2 उंगलियां नीचे कर दी, केवल एक सलाह देते हुए। यदि डार्लिंग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रभुत्व नियंत्रण के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। नियंत्रण प्रभुत्व के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब है? वायलट उलझन में थी। जाहिर है, उसकी उलझन को देखकर भावी वायलट बोली, ज्यादा मत सोचो, तुम अंततः समझ जाओगे। वह धीरे से हंसी। भावी वायलट ने एक और देखा, जैसे किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा हो। लगता है अब समय आ गया है, मुझे जाना चाहिए। भविष्य की वायलट ने अपने अतीत की ओर देखा। याद रखो, मेरे भूतकाल में हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान महिला होती है जो उसका साथ देती है। जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगी, उतनी ही तेजी से तुम विकसित हो जाओगी और हमारी बहनों का नेतृत्व करना सीख जाओगी। ओह, हमारी बहनों को मत बताना कि तुमने यहाँ क्या सुना, वे अपनी भलाई के लिए बहुत चालाक हैं। भविष्य की वायलट की आंखें चमकने लगी और अचानक दृष्टि धुंधली होने लगी। डॉट 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 वायलट वास्तविकता में वापस आ गई और घुटनों के बल गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने से लथपथ था, मानो उसने मैराथन दौड़ लगाई हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वायलट, कमरे में मौजूद सभी लड़कियां जल्दी से वायलट के पास पहुंची। तुम मूर्ख लड़की हो, क्या तुमने फिर से ऐसा किया? तुम डार्लिंग की बात बिल्कुल नहीं सुनती हो, है ना? उसने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस शक्ति का उपयोग मत करो? एग्नेस ने चिढ़ और चिंतित आंखों से गुर्राहट के साथ कहा। यह देखकर कि उसकी बेटी उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, एग्नेस और भी अधिक चिढ़ गई। बस एग्नेस, अब वह समझ गई है, एलेनोर ने वायलट की जांच करते हुए कहा। न केवल वह, बल्कि रूबी और एफ्रोडाइट, जो पास में थी, भी जांच कर रही थी। अगर वह बार बार वही गलती करती रही तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। एग्नेस ने हताशा में दहाड़ते हुए कहा। एग्नेस, तुम जानती हो कि वायलट कैसी है, वह हमेशा वही करती है जो वह चाहती है, कागुया ने एग्नेस को डांटा। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं नाराज हूं। वह तो अपने पति की भी नहीं सुनती। एक ग्रीक देवी वायलट के पास आए और उसकी कलाई पकड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी दिव्यता ने वायलट के पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। तो पेनेसिया, उसे क्या हुआ है? साशा ने पूछा। केवल अत्यधिक ऊर्जा की कमी, ऐसा लगता है जैसे उसने एक ही सेकंड में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो। इस अचानक नुकसान से उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया, चिकित्सा की यूनानी देवी पेनेशिया ने निदान देते हुए कहा। यह तो कंप्यूटर का प्लग खींचने जैसा है, हो, रूबी ने भ्रमित लड़कियों को स्पष्ट किया। यह एक अजीब सा उदाहरण है, लेकिन आप सही कह रही हैं, लेडी रूबी, पेनेसिया ने सिर हिलाया। उसे बस आराम की जरूरत है और वह ठीक हो जाएगी। रूबी, उसकी बांह पकड़ो, साशा ने आदेश दिया। रूबी ने सिर हिलाया और साशा को वायलट को सोफे पर बिठाने में मदद की। जैसे ही वायलट की सांस स्थिर होने लगी, लड़कियों ने सुना। तुमने क्या देखा, लेडी वायलट? हेलेना ने पूछा। लड़कियों ने संकुचित आंखों से राक्षसी महिला को देखा। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि उसने क्या देखा। हेलेना तर्कसंगत थी, और कोई भी उसके तर्क का खंडन नहीं कर सकता था। आखिरकार वे सभी भी जिज्ञासु थे। याद रखें, डार्लिंग ने क्या कहा था, भविष्य निश्चित नहीं है, जो उसने देखा है वह हो भी नहीं सकता, रोबर्टा बोली। ये जानना अभी भी जरूरी है कि उसने क्या देखा, अलाइन ने हेलेना का समर्थन करते हुए कहा। रूबी ने कहा, मैं उन दोनों से सहमत हूं। साफ है, इस बार यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। लड़कियों, क्या तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी कि स्थान और समय के साथ खिलवाड़ मत करो? क्या तुम लोग फिल्में नहीं देखते? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम समय को इसमें शामिल करोगे तो चीजें कितनी जटिल हो जाएंगी? पेपर ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। इन शब्दों से जिज्ञासु लड़कियों का गला थोड़ा रुक गया। लेकस ने पेपर की बात पर सहमति जताते हुए कहा, रूबी, सभी लोगों में से तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। उफ, मैं पेपर से सहमत हूँ, यहाँ तक कि देवता भी समय के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करते, यह आदिमों का क्षेत्र है, रिया ने कहा। हेरा ने कहा, सहमत हूँ, मेरे बेकार पिता भी समय के साथ लापरवाही से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सके। जब लड़कियां इस मुद्दे पर बहस कर रही थीं, वायलट विचारों में खोई हुई थी, तथा वह सब कुछ सोच रही थी जो उसने अभी अभी अनुभव किया था।
उसने सोचा कि क्या करना है और निर्णय लेने में उसे केवल कुछ सेकंड लगे। मैं अपने भविष्य पर भरोसा करूंगी, लेकिन मैं डार्लिंग को बताऊंगी कि क्या हुआ। विक्टर उसका सबसे बड़ा विश्वास पात्र था, वह व्यक्ति जिस पर वह पूरे अस्तित्व में सबसे अधिक भरोसा करती थी, और उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। अगर वायलट कुछ जानना चाहती थी और विक्टर से पूछती थी, तो वह उसे पूरी ईमानदारी से जवाब देता था। यही बात वायलट पर भी लागू होती थी। फिलहाल उसे लड़कियों की शंकाओं को दूर करने की जरूरत थी। वह जानती थी कि अगर वह कुछ नहीं कहेगी तो वे इस मामले को नहीं छोड़ेंगी। मैंने एक भविष्यदर्शी शहर को कई ड्रैगनों द्वारा बमबारी करते देखा। वायलट के अचानक कहे गए शब्दों से वहां एकदम सन्नाटा छा गया। शुरुआती झटके के बाद वहां मौजूद महिलाएं जल्दी से इसका मतलब निकालने लगी। रूबी ने कहा, युद्ध या हमारे पति के आदेश पर फांसी। मुझे नहीं लगता कि यह डार्लिंग था, ऐसा लग रहा था। मेरा मतलब है, मेरा भविष्य का स्वरूप हमले का नेतृत्व कर रहा था। वायलट ने सोचा, लेकिन जोर से नहीं कहा। क्या यह मिस्र का देवालय है? जीन ने पूछा। निक्स ने कहा, उन्होंने एक भविष्यवादी शहर का उल्लेख किया। जहां तक मुझे पता है, मिस्र का देवगण अभी भी मध्य युग में अटका हुआ है। यदि ऐसा नहीं है, तो फिर एक और सभ्यता, शायद चुड़ैलों का मामला, साशा ने टिप्पणी की। या फिर एक पूरी तरह से अलग सभ्यता, नताशा ने कहा। सम्राट, जीन और मोर्गाना ने एक साथ कहा। महिलाएं सोच में पड़ गईं। हमें और अधिक जानकारी चाहिए। आपने इस भविष्य में और क्या देखा? कुछ नहीं, बस एक शहर को कई ड्रैगन द्वारा नष्ट किया जा रहा है, वायलट ने एक पोकर चेहरे के साथ कहा, जिसे देखकर वह खुद भी हैरान हो गई। मैंने इतना अच्छा झूठ बोलना कब सीखा? मैं समझ गई। रूबी ने बिना किसी संदेह के उसके तर्क को स्वीकार कर लिया। इस प्रतिक्रिया ने वायलट को अंदर से हैरान कर दिया, क्योंकि उसने झूठ बोला था, लेकिन न तो रूबी और न ही साशा को कुछ संदेह हुआ। वह बहुत हैरान थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि उसका भावनात्मक नियंत्रण था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने चेहरे के हाव भावों पर पूरा नियंत्रण था। कुछ हुआ? क्या उसने मेरे साथ कुछ किया? या जब हम एक दूसरे से जुड़े तो क्या मुझे उससे कुछ हासिल हुआ? यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो वह सोच सकती थी। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। झूठ बोलना जानने के बावजूद, वह इसमें इतनी कुशल नहीं थी कि वह उन लोगों को धोखा दे सके जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताया था। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उसका स्वभाव अधिक ईमानदार था, और वह अपनी भावनाओं का अनुसरण करती थी। नियंत्रण, क्या वह इसी बारे में बात कर रही थी? नियंत्रण या कुछ और? वायलट को पता नहीं था। वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। वह अब बहुत उलझन में थी। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कोई बता सकता हो कि कोई झूठ बोल रहा है। उसे एहसास हुआ कि वायलट ने झूठ बोला है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वही बता सकती है। उसने इतनी कुशलता से झूठ बोला था कि एक पल के लिए तो वह वायलट जैसी भी नहीं लगी जिसे वह जानती थी। एफ्रोडाइट के मन में संदेह पैदा हुआ और उसने जल्दी से वायलट की जांच की। एक उच्च देवता के रूप में उसकी दिव्य इंद्रियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन चाहे वह कितना भी ध्यान से देखे, वायलट वैसी ही लग रही थी। एकमात्र स्पष्ट अंतर जो उसने देखा वह ये था कि उसकी आत्मा अधिक परिपक्व लग रही थी। लेकिन इस वृद्धि को दुष्वप्न टॉवर के कारण समझाया जा सकता है। एफ्रोडाइट को संदेह हुआ। उसने सोचा कि दर्शन में और भी कुछ हुआ था, जो वायलट नहीं बता रही थी। रक्त ड्रैगन के पूर्वज, मुझे कहना होगा कि मुझे आपके अस्तित्व को समायोजित करने के लिए अपने आयाम को फिर से आकार देने की उम्मीद नहीं थी। आप आश्चर्य के एक बॉक्स की तरह हैं, है ना? लिम्बो गाय के शब्द सभी ने सुने, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने स्क्रीन पर देखा और विक्टर को मेज की ओर चलते हुए देखा। उसके प्रत्येक कदम के साथ, उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति उसके चारों ओर की संरचना को तोड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। लिम्बो गाय के प्रभाव के कारण शीघ्र ही बहाल की गई संरचनाएं। अप्रत्याशित की अपेक्षा करो, ये वे शब्द थे जो मेरे पास हमेशा थे जब मैंने अलौकिक दुनिया के साथ अधिक बातचीत शुरू की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बिल्कुल उचित है, मुझे कहना होगा। आखिरकार जब असाधारण प्राणियों के साथ व्यवहार होता है, तो अजीब चीजें घटित होती हैं। विक्टर हल्का सा मुस्कुराया, मानो उसे उस आदमी की बातें पसंद आए हों, और वह कुर्सी की ओर चला गया।
हम अभी दर्शन के मामले को अलग रखते हैं, आइए हम अपने वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। वायलट ने तटस्थ स्वर में कहा, उसके शब्दों में थोड़ा अधिकार का भार था, जिसे सुनकर एफ्रोडाइट की भौहें तन गईं। एग्नेस ने कहा, विक्टर को इस बारे में पता चल जाएगा, वायलट। बेशक, उसे पता चल जाएगा। डार्लिंग को हमेशा सब कुछ पता रहता है, आखिरकार वह हमारा पति है। हाँ, भविष्य के दर्शन में कुछ तो जरूर हुआ था। एफ्रोडाइट ने कभी नहीं सुना था कि वायलट ने विक्टर की सभी पत्नियों के सामने उसे खुलेआम हमारा पति कहा हो। वह हमेशा कहती थी, मेरा पति, यह उसकी अधिकारिता की भावना थी, जो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता थी। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण थी, ये वायलट के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती थी। वायलट के इन अनजाने शब्दों ने साशा, रूबी, एग्नेस, कागोया, नतालिया और नताशा का भी ध्यान आकर्षित किया। पहले तो उन्हें कुछ भी संदेह नहीं था, अब ऐसी बात नहीं रही। वायलट ने लड़कियों की निगाहों और रूबी, साशा, नताशा और उसकी मां की भावनाओं को महसूस किया। इन संवेदनाओं ने उसे अपनी कही हुई बातों पर विचार करने पर मजबूर कर दिया और उसने चौंककर अपनी आंखें थोड़ी खोली। हाँ, मुझमें कुछ बदलाव जरूर आया है। जैसे ही वह बैठा, उसके शरीर से निकलने वाली सारी शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई, मानो लोगों को जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब एक भ्रम था। अब विक्टर विशेष विशेषताओं वाले एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रहा था। यानी, अगर आप उसके शरीर के चारों ओर की दमनकारी लाल लाल आभा को नजरअंदाज कर दें जो उसे एक अवरोध से ढकती हुई प्रतीत होती थी। विक्टर की इस हरकत से वहां मौजूद देवताओं के चेहरे एक बार फिर खुल गए। वे क्यों चौंक गए? ये बहुत आसान था। विक्टर ने अपनी ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण दिखाया था, जो 6 ग्रहों के बराबर थी। समझे कि किसी प्राणी के पास जितनी ज्यादा शक्ति होती है, उसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता है। अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी आसानी से अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और अगर वे चाहें तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकते हैं। लिम्बो गाय को ही देख लीजिए, वह आदिमानव है, लेकिन अगर वह किसी मानव नगर से गुजरे, तो कोई भी उसके बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देख पाएगा। यहां तक कि देवता भी लिम्बो गाय से आने वाली किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकते थे। यह उसके नियंत्रण का पूर्ण प्रमाण था। अपनी प्रचुर ऊर्जा को मिलीसेकंड में नियंत्रित करने के इस सरल इशारे से विक्टर ने अलौकिक दुनिया के सभी शक्तिशाली प्राणियों के सामने ये साबित कर दिया कि वह वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। न केवल उसने, बल्कि स्कैथर ने भी विक्टर के बैठते ही उसके शरीर से आने वाली आभा को सीमित करके ये साबित कर दिया, एक ऐसा तथ्य जिसे यहां किसी ने अनदेखा नहीं किया। कई सेकंड खामोशी में बीत गए और कोई भी नहीं हिला। विक्टर ने एक भान उठाए और चारों ओर सबकी ओर देखा। क्या आप बैठेंगे नहीं? आह, डॉट 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 एन, मैं इससे हटाने जा रहा था जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं, और मैं 1200 शब्द खो देता जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूं, लेकिन मुझे भविष्य के साथ इस बातचीत का इतना आनंद आया कि मैंने इसे पोस्ट करने का फैसला किया, बस इसे दूर के भविष्य में जारी रखने के रूप में देखें जब भविष्य की वायलट अतीत की वायलट से बात करना बंद कर देती है। ओमेक, एक सुदूर भविष्य। जब दृश्य पूरी तरह से बंद हो गया, तो लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला प्रकट हुई। उसके पास सफेद रंग के साथ सुनहरे रंग के ड्रैगन पंख थे और उसने पूरा कवच पहन रखा था। साशा, तुम क्या कर रही हो वायलट? महारानी को इस तरह युद्ध के मैदान के बीच में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन मैं तो ऊब गया था, साशा ने गुर्राते हुए कहा, अभी वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ड्रैगन जब्त कर लूंगा। उफ, तुम्हें मुझे इस तरह से धमकाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी वापस आ जाऊंगी। वायलट ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि साशा सेना की सर्वोच्च जनरल थी, उसे अपने निजी ड्रैगन को वापस लेने का पूरा अधिकार था। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, एक महारानी के रूप में वायलट को हर चीज पर अधिकार होता, लेकिन जैसा कि युद्ध के समय होता है, जनरल के पास महारानी से अधिक अधिकार होते हैं, जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर होता है। अचानक वायलट और साशा के सामने आकाश में एक विशाल लाल पोर्टल दिखाई दिया और वहां से पूरी तरह से हड्डियों से बना एक विशाल अंतरिक्ष यान और किसी प्रकार का काला गू दिखाई दिया। भूत प्रेत और कीचड़ के मिश्रण जैसे दिखने वाले विचित्र प्राणी जहाज से निकलकर वायलट की ओर उड़ने लगे। उनके चारों ओर की हवा अधिक प्रदूषित और विचित्र हो गई। हड्डियों वाले जहाज पर अचानक मांस उगने लगा और जहाज पर एक बड़ी आंख दिखाई देने लगी।
चाहे मैं इसे जितनी भी बार देखूं, यह विचित्र ही है। वायलट घृणा से अपना सिर हिलाती है। उसके हाथ की एक लहर के साथ वायलट द्वारा शहर में छोड़े गए ड्रैगन एक जादुई घेरे से ढक गए, और जल्द ही वे गायब हो गए और अपने ग्रह पर लौट गए। चलो, बिना सुरक्षा के युद्ध के मैदान में जाने में क्या बुराई है? तुमने इस कमीने को आकर्षित किया है। साशा ने झुंझलाहट में गुर्राहट की, क्योंकि उसका शरीर बिजली की शक्ति से चमक रहा था। सब ठीक है। आप हमारे पति को जानते हैं, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस समय जब वायलट ने ये कहा, अन्य पोर्टल भी दिखने लगे, लेकिन इस बार वे छोटे पोर्टल थे और साशा और वायलट के पीछे आ रहे थे, और इन पोर्टलों से विभिन्न रंगों के सैकड़ों वाइवन बाहर निकले। एक बड़ा द्वार दिखाई दिया, और शीघ्र ही नीलम जैसी नीली आंखों वाला एक सुंदर सफेद ड्रैगन प्रकट हुआ, जो अन्य ड्रैगनों से भिन्न था, जो सरीसृपों की तरह दिखते थे। ये फुज्जीदार था और इसमें पंखों के स्थान पर पंख थे। ड्रैगन के शीर्ष पर लंबे बर्फ सफेद बालों वाली एक महिला अपनी दोनों भुजाओं को क्रॉस करके खड़ी थी। उसने पूर्ण कवच पहना हुआ था, जिस पर मध्ययुगीन और भविष्य के डिजाइन का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर सींग ये संकेत दे रहे थे कि वायलट और साशा की तरह वह भी एक ड्रैगन थी। महिला की लाल बैंगनी आंखें जहाज को शत्रुतापूर्ण नजर से देख रही थी। वह अत्यंत केंद्रित थी। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये जगह युद्ध का मैदान बन जाएगी। महारानी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो वापस चलें। वायलट ने गंभीरता से सिर हिलाया। नतालिया, पोर्टल खोलो, साशा ने संचारक में कहा। जिस द्वार से वह महिला निकली थी, उसके समान एक द्वार वायलट और साशा के पास प्रकट होता है। वायलट इस क्षण को उस स्थान पर देखने के लिए लेती है जहां वह अपने अतीत से बात कर रही थी, और वह मधुर मुस्कान देती है। मेरे वर्तमान, मेरे अतीत का आनंद लो। वह बहुत ही चालाकी से मुस्कुराई, वैसी ही मुस्कान जब वायलट कुछ करने की योजना बना रही थी। यह अनुचित है कि केवल मेरे पति के पास ही हैकर्स और चोरी की गई शक्तियां हैं, है ना? मुझे कभी कभी खुद को बिगाड़ना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी बहनें मुझसे लड़ेंगी, क्योंकि मैंने अपने छोटे रूप को ऊपरी हाथ दिया। खैर, वे जितनी चाहें शिकायत कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। आखिरकार मैं महारानी हूं। हा 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 हा। वायलट, तुम क्या कर रही हो? चलो अब, तुम्हारे चेहरे पर यह घटिया मुस्कान क्यों है? तुमने अब क्या किया है? साशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ नहीं, मैं तो बस अतीत के बारे में सोच रहा था। साशा अपनी आंखें और भी सिकोड़ लेती है। पहले की साशा से अलग, इस साशा को पंक्तियों के बीच पढ़ने का ज्यादा अनुभव था। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझती हूँ, आज ही है ना? अलौकिक प्राणियों के मिलन का दिन। कभी कभी बहुत ज्यादा चालाक होना अच्छा नहीं होता, तुम्हें पता है। वायलट ने मुंह बनाया। साशा ने वायलट के मजाक को नजरअंदाज किया और गंभीरता से पूछा, तुमने स्क्रिप्ट का पालन करना सुनिश्चित किया, है ना? बेशक, हो सकता है कि मैंने तुम्हें कुछ और सलाह दी हो, लेकिन वायलट, तीनों नरकों की कसम, तुम कभी नहीं बदलोगी, औरत। ब्लेग। वायलट ने साशा की ओर जीभ निकाली। वायलट बस मजे में मुस्कुराई। बेशक उसने कोई और सलाह या कुछ भी नहीं दिया। वही सलाह जो उसे अतीत में मिली थी, उसने अभी अपने अतीत को दी। साशा के सिर की नसें उभर आईं। कई 100 साल बाद भी यह महिला कभी नहीं बदलती। वायलट बस मजे में मुस्कुराई। बेशक उसने कोई और सलाह या कुछ भी नहीं दिया। वही सलाह जो उसे अतीत में मिली थी, उसने अभी अपने अतीत को दी। वर्तमान वायलट इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह समझ सकती थी कि समय के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ी बात है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी शक्तियां समय के नियमों को थोड़ा तोड़ती हैं। इसलिए वह कभी भी ऐसे गंभीर मामले पर मजाक नहीं करेगी। उन्होंने ये बात साशा के साथ मजाक करने के लिए कही थी। भले ही मैंने ऐसा कहा हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मन मेरी बात नहीं सुनेगा। आखिरकार मैं उसकी बात नहीं सुन पाया, लेकिन इससे उन्हें वयोवृद्ध में मदद मिलेगी, और अंत में यही सबसे अधिक मूल्य है। साशा को ये देखकर गुस्सा आ गया कि उन्होंने फिर मजाक उड़ाया। हाँ, अगर मुझे पता चले कि लोगों को इतना अच्छा लगता है, तो मैंने पहले इसमें और अधिक समय लगाया। वह मन ही मन हंसी और टूटे हुए साशा को पोर्टल पर ले गया। मैं नौकरों को बताऊंगा कि मैंने क्या किया। वायलट का चेहरा जाम हो गया। हॉन्फ, मैं महारानी हूं, वे मुझे रोक नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्ना आपसे सहमत होंगी। साशा ने एक चमचमाती मुस्कान दी।
वायलट का चेहरा पेंटिंग की तरह सफेद हो गया था। वह भले ही महारानी थी, लेकिन उसकी सांस की शक्ति अतुलनीय थी। रुको, हम इस बारे में क्या बात कर सकते हैं? आर ए एड लेटेस्ट च ए टाज एट नो वी ए एल बिन सी ओ केवल। तुम सजा के पात्र हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे समय के साथ नहीं खेलना चाहिए। मुझे समय यात्रा की गालियां, कार्य कारण के प्रभाव या इस तरह की गालियां से नियमता नहीं चाहिए। अगर तुमने इस तरह की बहुत सी सारी फिल्में देख रहे हैं, तो संरक्षण पता होगा कि इस तरह की लिपि का पालन करना कितना मुश्किल है ना? उफ, ये एक मजाक था, साशा, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा विश्वास करो, महारानी बनना। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ वायलट, साशा ने चित्रण भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, अच्छा, फिर? लेकिन उसे पता चल जाएगा कि वह यही चाहती है या नहीं? साशा